दोनों ने पैदा होते ही माँ को खो दिया और अब अलग अलग पालन पोषण भी होने लगा। एक दादी के पास तो दूसरी नानी के पास। जैसे जैसे दोनों बड़ी होने लगी, एक ही शक्ल, एक ही रंग, एक ही आदत, कुछ तो अलग नहीं था। अगर एक को यहाँ बुखार होता तो दूसरी को भी वहाँ बुखार आ जाता। दोनों ही डांस में, सिंगिंग में भाग लेती। भले ही वो दूर दूर थी, उनका परिवेश अलग अलग था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से उसी तरह जुड़ी हुई थी जैसे पतंग से डोर। एक का नाम सगुन और दूसरी दिविशा। दोनों किसी से कम नहीं थी। आज भी दोनों एक साथ होती है तो देखकर लगता ही नहीं, भले ही ये अलग अलग है, लेकिन मन से दोनों जुड़वा बहनें एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुई। दोनों के बीच स्नेह की रस्सी है जो उन दोनों को बांध के रखती है। दोनों ने अपने जन्म के दिन अपनी माँ को खो दिया, पर ऐसा लगता है एक दूसरे के अंदर ही इनकी माँ जीवित है, क्योंकि इन दोनों की शक्ल हूबहू अपनी माँ से मिलती है। दोनों को ही ये बात नहीं पता कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। एक अपनी दादी और को अपनी माँ समझती है, दूसरी अपनी नानी को। ईश्वर इन दोनों को हमेशा ऐसे ही स्नेह के बंधन से बांध के रखे। जो भी इन्हें देखता उसके दिल से यही दुआ निकलती। एक दिन सगुन छत पर एक कोने में बैठी चुपचाप ऊपर की ओर देख रही थी और उस बात को सोच रही थी कि इसका मतलब क्या है जो पड़ोस की आंटी जी ने कहा। आंटी ऐसा क्यों कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी ऊपर चली गई है, अब कभी नहीं आएगी। मेरी मम्मी तो नीचे बैठी खाना बना रही है। सगुन खुद से ही बातें कर रही थी। 7 साल की बच्ची को भी इतनी समझ नहीं थी कि वो इन बातों की गहराई को समझे। उसकी बुआ उसको हर जगह ढूंढती हुई आवाज लगाते हुए छत पर आ गई। ये लो, हम कब से इसको हर जगह में ढूंढ आए और ये यहाँ छुपी बैठी है। मम्मी कब से तुझे बुला रही है और तुझे सुनाई नहीं दे रहा, बहरी हो गई है क्या? बुआ उसको डांटते हुए बोली। बुआ बुआ, एक बात बताओ, मम्मी कहाँ है? सगुन बुआ से बार बार पूछने लगी। अरे बाबा नीचे खाना बना रही है। और कहाँ है? चल नीचे आ जा, तेरी पक्का पिटाई होगी। सुबह से घूम रही है, अभी नहाई भी नहीं। मुझे पता था मम्मी नीचे खाना बना रही है। अंशु भैया की मम्मी कितना झूठ बोलती है। हमारी मैम कहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। अब उनको पाप लगेगा। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। अच्छा, तो ये बात परेशान कर रही है तुझे? बता, क्या झूठ बोल रही थी अंशु की मम्मी? उसकी बुआ मुस्कुराते हुए बोली। बुआ, वो मुझसे बोल रही थी कि तेरी मम्मी ऊपर चली गई है, अब कभी नहीं आएगी, इसीलिए मैं उनके घर से सीधे छत पर आ गई मम्मी को ढूंढते हुए। कब से उनको ढूंढ रही थी, पर फिर नीचे देखा तो मम्मी खाना बना रही थी। बुआ, वो कितनी झूठी है ना, इतनी बड़ी है तब भी झूठ बोलती है। इनकी मैम ने इनको नहीं सिखाया क्या कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? उसकी बुआ ये बात सुनकर सन्न रह गई और उसको खुद से लिपटाकर रोने लगी और उसे लेकर नीचे आ गई। अपनी मम्मी के पास पहुंची। मम्मी, ये सगुन देखो क्या कह रही है, कब से तुमको ढूंढ रही है। और उनसे पूरी बात बता दी। उनकी मम्मी सोच में पड़ गई। उनकी आंखें भर आई। फिर सगुन को अपनी गोद में बिठाकर बोली, सगुन, तुझसे अंशु की मम्मी ने सही तो कहा था। मैं अभी ऊपर ही तो गई थी तुझे बुलाने, पर तू तो अंशु के घर में बैठी थी, इसीलिए मैं चली आई। मेरी रानी बिटिया को नहाना नहीं है क्या? जा जल्दी से नहा ले, फिर गरम गरम दाल चावल खिलाऊंगी तुझे अपने हाथों से। उसकी दादी ने उसे फुसलाते हुए कहा। सगुन खुश हो गई और एक प्यारी सी किस अपनी दादी को देकर नहाने चली गई। सगुन की बुआ और उसकी दादी उसकी बातें याद करके रोने लगी। उधर दिविसा अपनी नानी के पास ग्रामीण परिवेश में बड़ी हो रही थी। दिन भर अपनी नानी और मामा के साथ खेतों में घूमना फिरना, मोहल्ले भर के बच्चों के साथ मस्ती से खेलना और शरारतें करना। सगुन शहरी परिवेश में थी और दिविशा ग्रामीण परिवेश में, पर दोनों के व्यवहार में कोई अंतर न था। दोनों दादी अम्मा की तरह पूरे मोहल्ले में बात करती थी। जिस बात की जिद कर लेती उसे पूरा करवा कर ही दम लेती। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बहनों ने बचपन से जवानी में कदम रखा। आज सगुन और दिविसा को लड़के वाले देखने आने वाले थे। दिविसा के नाना नानी, सगुन और उसके पूरे परिवार से घर खचाखच भरा हुआ था।
दोनों बहनों की शक्ल तो एक ही थी। आज दोनों ने एक जैसे कपड़े भी पहन रखे थे। दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। लड़की और लड़के दोनों के परिवार आमने सामने बैठे हुए थे। तभी नाश्ता लेकर दोनों बहनें एक साथ आई। दोनों ने आज तय किया था कि आज इन लोगों को उन्हें परेशान करना है, क्योंकि अभी वो दोनों शादी नहीं करना चाहती थी, वो लोग पढ़ना चाहती थी। पर वहां आकर शगुन को झटका लगा। जो लड़का दिविशा को देखने आया था वो शगुन का फेसबुक फ्रेंड आर्यन था। वो उससे काफी समय से बात कर रही थी और मनी मन उसे पसंद भी करने लगी थी। लेकिन वो लड़का इस बात से अनजान था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स भी सोल्व करते थे। वो लड़का आर्यन बहुत ही शरीफ और अच्छे नेचर का था। उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे थे। वो शगुन को अपने और अपने घर वालों के विषय में सब कुछ बताया करता था। आर्यन कभी कभी किसी शादी के फंक्शन में या त्योहार में मस्ती करते हुए या कोई ट्रॉफी जीतने पर अपनी और अपने परिवार की फोटोज भी डालता था। शगुन अपनी फोटो कभी फेसबुक पर शेयर नहीं करती थी, क्योंकि उसके घर वालों की इजाज़त नहीं थी इसकी। इसीलिए वो शगुन को नहीं पहचान पाया, जबकि शगुन उसे देखते ही पहचान गई थी। पर वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके घर वाले फेसबुक में हुई दोस्ती के सख्त खिलाफ थे। अगर वो जान जाते तो शगुन को बहुत कुछ सुनना पड़ता। इसीलिए वो चुप रही। दोनों पक्ष के परिवार वाले आपस में बात कर रहे थे। भाई साहब, हमें तो लड़की पसंद है। वैसे ये दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी है, पहचानना मुश्किल हो जाता है एक की दिविशा कौन है और शगुन कौन। आर्यन के पापा बोले, देखिएगा पापा, शादी में कहीं दिविशा की जगह हम शगुन को भैया के साथ ब्याह करना ले आए। आर्यन का छोटा भाई आदित्य हंसकर बोला। सब लोग ठाका मारकर हंस पड़े, पर शगुन के मन में एक कसक सी उठी और उसकी आंखें नम हो गई। चलिए, सब बातें तो होती रहेगी, अब जरा लड़का लड़की भी एक दूसरे से बात कर ले, एक दूसरे को पसंद कर ले। आर्यन के चाचा ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ शगुन, दिविशा और आर्यन को ले जाओ छत पर। शगुन के नाना जी ने कहा। हाँ नाना जी, बिल्कुल, चलो दिविशा, चलिए आर्यन जी। शगुन अपने आप को संभालते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोली। दिविशा और आर्यन शगुन के साथ छत पर बात करने चले जाते हैं। वैसे शगुन जी, आपसे एक बात कहूँ मैं। आर्यन अचानक शगुन की ओर घूमकर बोला। शगुन अचानक उसके मुड़ने से बैलेंस ना बना सकी और गिर गई। यू डफर, तुम नहीं सुधरोगे, गिरा दिया ना मुझे। शगुन से के मुंह से निकल गया। वो फिर फेसबुक पर उससे ऐसे ही बात करती थी, इसीलिए उसे ये भी ध्यान न रहा कि वो उसके घर आया है, उसकी बहन को देखने, और उसे पहचानता नहीं है। आर्यन उसकी बात सुनकर एकदम सन्नाटे में आ जाता है। ऐसा तो उसकी फेसबुक फ्रेंड खुशी बोलती है। शगुन का फेसबुक में खुशी नाम होता है, पर खुशी यहाँ कैसे आ सकती है? शायद मुझे ही धोखा हो रहा है। आर्यन भी खुशी यानी शगुन को पसंद करता है, पर वो किसी से कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि खुशी ने कभी उसे कोई फीलिंग शेयर नहीं की। इसीलिए वो किसके बलबूते पर इतना बड़ा फैसला लेता। ओह, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मेरे मुंह से न जाने कैसे निकल गया। शगुन अटक अटक कर बोली। आप फेसबुक चलाती हो? आर्यन ने कुछ सोच के उससे पूछा। नहीं, मैं फेसबुक नहीं चलाती। शगुन को ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ा। इट्स ओके, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? आर्यन ने कहा। ओके, अब आप लोग बातें कीजिए, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। शगुन और अधिक सवाल जवाब से बचने के लिए उन दोनों को छोड़कर वहां से वापस आ जाती है। दिविशा जी, आप मेरे घर के साथ साथ मुझे भी पसंद है, पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद आप जो फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी बात कहनी शुरू की। दिविशा जी, मुझे आपसे ये कहना था
कि मेरी एक फेसबुक फ्रेंड है खुशी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे पसंद भी करता था, लेकिन उसकी तरफ से कभी कोई रिस्पॉन्स न मिला। न उससे कभी ऐसी कोई बात की जिससे मैं जान पाता कि उसके मन में क्या है। आज तक मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। वो कैसी दिखती है, कैसी उसकी आवाज़ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं उसे पसंद जरूर करता था, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ मैं कभी कोई धोखा नहीं करूँगा। आज से मैं खुशी से बात सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से करूँगा, वो भी अगर आपकी मर्जी होगी तब। इसीलिए मैंने रिश्ता तय होने से पहले ही सब कुछ आपको बता दिया है, ताकि आपका विश्वास मुझ पर से कभी ना खत्म हो, क्योंकि विश्वास ही दो रिश्तों के बीच की मजबूत कड़ी है। अब मुझे आपके फैसले का इंतजार है। आप सोच समझकर फैसला करना। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आर्यन ने अपनी पूरी बात दिविशा को बता दी। दिविशा चुपचाप सिर झुकाए आर्यन की बात सुन रही थी, और सुन तो कोई और भी रहा था दोनों की बातें। आप चुप क्यों हैं दिविशा जी? देखिए, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैंने पहले ही कहा है आपसे, आप बेझिझक मुझे बता सकती है। खुशी ने मुझसे अपनी भावनाएं बताई होती तो मैं हर कीमत पर उससे ही शादी करता, पर उसने कभी कुछ कहा नहीं, इसीलिए मैं आपसे शादी कर रहा हूँ। आर्यन ने फिर से अपनी बात स्पष्ट की। नहीं नहीं आर्यन जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे चुप रहने का कारण ये नहीं था, बल्कि मैं ये सोच रही थी कि आप कितने सच्चे और ईमानदार हैं। आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं छुपाया, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। मुझे आपके अतीत से कोई परेशानी नहीं है, और अब भी अगर आप खुशी से बात करना चाहते हैं तो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे अब आप पर पूरा भरोसा है। दिविशा ने बात का रुख दूसरी तरफ जाते देखकर जल्दी से कहा, ओके दिविशा जी, आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। आई प्रोमिस, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। चलिए अब नीचे चलते हैं, हम लोगों को काफी देर हो गई है। पहली मुलाकात में ही इतनी देर तक बातें करना अच्छा नहीं लगता। लोग कहेंगे कि पहली बार मिलने पर ही ये लोग इतनी देर तक बातें कर रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे? आर्यन थोड़ा मजाकिया मूड में मुस्कुराते हुए बोला। दिविशा उसकी बात सुनकर शर्म से लाल हो गई और वहां से उठकर जाने लगी। अरे तुम सगुन यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो नीचे थी, तुम्हें भी तो लड़के वाले देखने आने वाले थे। अचानक सगुन को सीढ़ियों के पास खड़ा देख दिविशा हैरान रह गई। मैं आप लोगों को बुलाने आई थी। उन लोगों का आना आज कैंसिल हो गया है किसी वजह से। सब लोग आप लोगों को नीचे बुला रहे हैं। सगुन जो दिविशा और आर्यन की बातें सुन रही थी, अचानक दिविशा के आने से घबरा गई। कोई बात नहीं, चलते हैं नीचे। तू इतना घबरा क्यों रही है? तुझे देखने वाले आज नहीं आए इसीलिए क्या? दिविशा ने सगुन को चिढ़ाते हुए कहा। तो भी ना, बस यही सब सोचती रहती है। तभी आर्यन जी के साथ इतनी देर तक गप्पे लड़ा रही थी। सगुन ने फीकी हंसी बिखेरते हुए कहा। दिविशा की बोलती बंद हो गई, चुपचाप मुस्कुरा कर रह गई। सारे मेहमानों के जाने के बाद दिविशा और सगुन आराम करने के लिए अपने कमरे में लेट गई। सगुन आर्यन की बातें याद करने लगी और पुरानी यादों में खो गई। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद भी सगुन ने काफी दिनों तक आर्यन से बात नहीं की थी। वो स्वभाव से शर्मीली टाइप की लड़की थी, जल्दी किसी से फ्रैंक नहीं हो पाती थी। एक दिन आर्यन ने ही उसे मैसेज किया। हाय हाय, मैं आर्यन, आपका फेसबुक फ्रेंड। आप खुशी ही हो ना? आर्यन ने हिम्मत करके बात शुरू की। हाँ, मैं खुशी ही हूँ, उसने कहा। आपने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार तो कर ली, पर कभी मैसेज नहीं किया, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं दोस्ती की इमारत की पहली ईंट रख दूं। आर्यन मजाकिया अंदाज में बोला। ओह सॉरी, असल में मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था आपसे बात करने का, और दूसरी बात ये कि
मेरे घर का माहौल इतना खुला हुआ नहीं है, इसीलिए मुझे आपसे बात करने में डर लग रहा था। खुशी ने सारी बातें क्लियर कर दी। ओ, यानी कि बाबा आदम के जमाने की फैमिली है आपकी? आर्यन हंसकर बोला, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर आर्यन, मेरी फैमिली के बारे में ये सब कहने का अधिकार नहीं है आपका। खुशी गुस्से से बोली, अरे अरे, आप तो नाराज हो गई। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। आई एम रियली सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। आर्यन को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो ऑफलाइन हो गई। अब आर्यन परेशान हो गया। वो पहले ही दिन खुशी से इतना अटैच हो गया था कि उससे बात किए बगैर अब नहीं रह सकता था। उसके बाद उसने सॉरी का मैसेज तक भेजा, जब तक हार कर खुशी ने उससे बात करना फिर से शुरू नहीं किया। ओके ओके, अब आप सॉरी ना बोले, मुझे आपसे बात करना मंजूर है, बताइए। खुशी हार मानकर उससे बोली, थैंक गॉड आप मान गई, वरना मुझे तो यही लगा कि इस जन्म में मैं सॉरी का जाप करते करते ही भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। आर्यन की एक्टिंग चरम पर थी। अच्छा अच्छा, अब बस बहुत ड्रामा कर चुके आप। खुशी हंसते हुए बोली, आप हंस रही है मुझ गरीब पर। आर्यन की एक्टिंग अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं नहीं तो, और हम दोनों तो केवल मैसेज से बात कर रहे हैं। आपको कैसे अंदाजा लगा कि मैं हंस रही थी? खुशी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ, सब जान जाता हूँ, और आप तो फिर भी मेरे फ्रेंड बन गई हो। आर्यन ने फर्जी कॉलर झाड़े। अच्छा अंतर्यामी जी, अब बाद में बात करें, अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे अब पढ़ाई करनी है। खुशी ने हाथ जोड़कर कहा। उसे वो हंसमुख स्वभाव का फ्रेंड बहुत अच्छा लगा था। ओके ओके, इजाज़त है, आप जा सकती है, लेकिन एक शर्त पर, आर्यन बोला। अब क्या हुआ? खुशी को तो पता था कि कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा होगा। कल हम इसी टाइम पर फिर से बात करेंगे, अगर मंजूर हो तो जाइए, वरना जाने नहीं दूंगा आपको। आर्यन पता नहीं क्यों उस पर हक जमा कर बोला, ठीक है, लेकिन आप मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, मुझे पसंद नहीं है। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। खुशी ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, तौबा मेरी, कभी भूल कर भी नहीं। बंदा एक ही बार गलती करता है, बार बार नहीं। आर्यन ने अपने कानों को हाथ लगाया। ओके तब ठीक है, बाय, कल मिलेंगे फेसबुक पर। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था मानो उसको कोई समझाने वाला, उसे मनाने वाला दोस्त मिल गया है। उसकी फैमिली भले ही उसे नहीं बताती थी कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो अब बड़ी हो गई थी और ये बात जानती थी कि जिसे वो मम्मी कहती है वो उसकी मम्मी नहीं बल्कि उसकी दादी है। उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी। अपने अंदर हो रहे परिवर्तनों को वो सिर्फ अपनी माँ से ही शेयर कर सकती थी। दादी बूढ़ी हो गई थी और बुआ की शादी हो चुकी थी। दोनों चाचा की शादी हो चुकी थी और दोनों चाची जो आई थी उन्होंने घर में कलह मचा रखा था, इसीलिए वो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती। जब किसी कभी दिविसा से बात होती तो दोनों बहनें अपने अपने दिल की बातें कर लिया करती थी। दिविसा को भी पता था कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी सगुन की तरह किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। सगुन सगुन, कब से बुला रही हूँ तुम्हें, किस ख्याल में खोई हुई हो? दिविसा उसके पास आकर कान के पास बोली। और सगुन चौंक उठी। नीचे चल, सब तुझे बुला रहे हैं, कोई तुझसे मिलने आया है, दिविशा ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, जरा अपना गमगीन चेहरा ठीक कर लो, पहले थोड़ा सा मेकअप कर लो, नहीं तो सब तुम्हें देखकर डर जाएंगे भूतनी। दिविशा ने उसे चिढ़ाया। क्या कहा तूने? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। सगुन उसके पीछे दौड़ी। सगुन दिविशा के साथ नीचे जाती है और देखती है कि उसकी दादी एक लड़के के साथ आई हुई है। उस लड़के को देखकर ही वो चौंक जाती है और वो लड़का भी उसे देखकर अचानक खड़ा हो जाता है। तुम? सगुन उसे काट खाने को दौड़ी। तुम यहाँ? मैं खुद ही हैरान हूँ तुम्हें देखकर। वो लड़का भी चिल्लाकर बोला। अरे अरे, ये क्या क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? उसकी नानी और दादी बोल उठी। हाँ नानी, ये मेरे कॉलेज में पढ़ता है, राहुल नाम है इसका। एक नंबर का बदतमीज और घमंडी लड़का है।
अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं, हमेशा मुझसे लड़ता ही रहता है, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। शगुन के मुंह से राहुल के लिए फूल ही फूल झड़ रहे थे। हाँ, जैसे तुम खुद तो कुछ करती ही नहीं, मेरे हर एक काम में टांग अड़ाना अपना फर्ज समझती हो। तुम एक नंबर की नकचढ़ी लड़की हो। तुम मेरे सामने पढ़ाई में तो टिक नहीं पाती, तो उल्टे सीधे काम करके मुझे परेशान करती हो। राहुल भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी शगुन की अच्छी तरह तारीफ कर दी। अरे बेटा शांत हो जाओ, ये सब तो चलता रहता है, तुम आज शगुन को देखने आए हो, याद है ना तुम्हें? राहुल की मम्मी उसे किसी प्रकार शांत करने का प्रयास कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि राहुल यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा करे। वो स्वभाव से थोड़ा सा गुस्सैल था, अपनी बात पर अड़ा रहता था। मम्मी आप इस लड़की को देखने के लिए मुझे लेकर आई है, काश आप मुझे घर पर ही सारी बात बता देती, तो मुझे इस लड़की को देखने यहाँ आकर अपना टाइम खराब ना करना पड़ता। राहुल का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, जैसे मैं तो तुमसे शादी करने को मरी जा रही हूँ, तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। तुम ही तो संसार में इकलौते कुंवारे लड़के हो ना। शगुन भी उससे दो दो हाथ करने के लिए कमर कस खड़ी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सब घर आए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है? यही संस्कार दिए हैं हम सब ने तुम्हें? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शगुन की दादी और नानी ने शगुन को डांटा। सॉरी दादी, सॉरी नानी, पर मैं राहुल से शादी नहीं करूंगी। शगुन ने सिर झुकाकर कहा। मम्मी मैं भी इससे शादी नहीं करूंगा, राहुल ने भी साफ साफ मना कर दिया। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, राहुल की मम्मी हार मानकर बोली। माफ करिएगा, जब बच्चे ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो इन दोनों की शादी करने का क्या मतलब है? इस रिश्ते की बात तो यहीं खत्म कर देते हैं। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो ये दोनों मेरे घर को पानीपत का मैदान बना देंगे। ठीक है बहन जी, जैसी सबकी मर्जी, हम लोग कर भी क्या सकते हैं। शगुन की दादी और नानी ने भी हाथ जोड़कर माफी मांग ली। सभी मेहमान विदा हो गए। शगुन अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। क्या बात है शगुन, क्यों रो रही हो? अब तूने ही तो मना किया है इस रिश्ते से और तू ही रो रही है। बात क्या है मुझे बता। शगुन आर्यन को याद करके रो देती है। उसे एहसास होता है कि वो आर्यन से बहुत प्यार करने लगी है, पर अब क्या हो सकता है, उसने तो कभी आर्यन को बताया भी नहीं था। आर्यन भी अब किसी और का होने जा रहा है, वो भी कहीं और नहीं, उसी की सगी बहन का पति बनने जा रहा है। कैसे देख पाएगी वह उन दोनों को एक साथ? एक पल को उसके मन में आया कि वो आर्यन से सब कुछ बता दे, उससे कह दे कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती और उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। पर शगुन ऐसा नहीं कर सकती। आर्यन की शादी उसी की बहन दिविशा के साथ होने जा रही है। दिविशा तो उसकी इतनी प्यारी सी बहन है, वो उसकी खुशियों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। वो अपनी खुशियों का गला घोट देगी, लेकिन कभी आर्यन को इस बारे में नहीं बताएगी, वरना आर्यन ये रिश्ता कहीं तोड़ ना दे। उधर आर्यन का रिश्ता दिविशा के साथ तय हो गया तो उसने सोचा कि अपनी फ्रेंड खुशी से ये बात शेयर करे। उसका मन तो कुछ और था। वो तो खुशी को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, लेकिन ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं था और उसका रिश्ता दिविशा के साथ तय हो गया। अब वो चाहता था कि खुशी के साथ उसकी दोस्ती बनी रहे, भले ही वो उसका प्यार थी, पर प्यार के रूप में ना सही, दोस्त के रूप में ही सही, कम से कम उसकी जिंदगी में तो रहेगी। आर्यन ने कुछ सोचकर खुशी को मैसेज किया। हाय, लेकिन इस मैसेज का काफी दिनों तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आता भी कैसे जब शगुन मोबाइल ही नहीं चला रही थी। वह तो मोबाइल को भूलकर अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। जब से आर्यन के साथ दिविशा का रिश्ता तय हुआ था, उसका मन ही नहीं करता था कि वो आर्यन से बात करे। वो उसे भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वो अब उसकी बहन का होने वाला पति था। पर आज सुबह से पता नहीं क्यों उसे आर्यन की बहुत याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उसे देखे, उससे बात करे। जब वो उसे याद करते करते थक गई तो दिल के हाथों मजबूर होकर उसने फेसबुक खोला तो उसमें आर्यन का मैसेज पड़ा हुआ था। उसका दिल खुश हो गया और ना चाहते हुए भी उसने मैसेज का रिप्लाई कर दिया।
हाय, शगुन ने टाइप किया। आर्यन तो जैसे उसके मैसेज का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत ऑनलाइन आकर मैसेज किया। कहाँ खो गई थी तुम? इतने दिन बाद रिप्लाई दिया तुमने। क्यों, मुझसे कोई गलती हुई थी क्या? आर्यन की शिकायतें जारी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम आ रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ाई में बिजी थी, शगुन ने कहा। ओके, मुझे पता है कि तुम किताबी कीड़ा हो, पर कभी कभी इस गरीब बंदे से भी तो 2 मिनट बात कर लिया करो। मुझे तुमसे कुछ शेयर करना था। आर्यन ने अपनी बात एक ही सांस में जल्दी जल्दी कह दी। उसे पता था कि वो कमजोर पड़ जाएगा, तो कहीं अपने दिल की बात उससे ना कह दे। इसीलिए उसने खुद को मजबूत किया। क्या शेयर करना था? होगी तुम्हारी कोई राम कहानी, सुनाओ अपनी बकवास, शगुन बोली। खुशी, मेरी शादी तय हो गई है। आर्यन ने अपनी बात पूरी कर दी। मुझे पता है, ये बात मैं जानती हूँ, शगुन के मुंह से अचानक निकल गया। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है, मगर कैसे? आर्यन शॉक्ड रह गया। शगुन बुरी तरह फंस चुकी थी। उसके मुंह से ये बात निकल तो गई, पर अब वो इस बात को कैसे संभाले? बताओ खुशी, खुशी बताओ। चुप क्यों हो गई? आर्यन लगातार मैसेज कर रहा था, पर खुशी उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मजबूर होकर आर्यन ने खुशी को कॉल की। खुशी उर्फ शगुन ने कॉल रिसीव नहीं की। वो लगातार कॉल करता रहा। खुशी को कॉल रिसीव करनी ही पड़ी। उसे डर था कि कहीं चाचू ना आ जाए, क्योंकि उनके आने का टाइम भी हो गया है। शगुन, हेलो। हेलो खुशी। शगुन, हाँ बोलो, क्या बात है? क्यों फोन के ऊपर फोन कर रहे हो? आज तक तो तुम कभी नहीं किया फोन तुमने। आर्यन, खुशी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी शादी के बारे में कैसे पता चला। मैं कब से सोच सोच कर परेशान हूँ, बताओ खुशी। शगुन, अरे बस इतनी सी बात, वो तो मैंने यूं ही तुमसे परेशान करने के लिए कह दिया था, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी शादी हो रही है। आर्यन, तुम सच कह रही हो ना? खुशी, मुझे कुछ और लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम और तुम मिल चुके हैं एक दूसरे से। तुम मेरे करीब हो, बहुत बहुत खास रिश्ता है मेरा तुमसे। शगुन बहुत इमोशनल हो जाती है। सच ही तो कह रहा था आर्यन, मिल तो चुके ही हैं हम लोग, और वो भी कभी ना मिलने के लिए। बहुत खास रिश्ता भी है हम दोनों के बीच, जो बहुत दूर का रिश्ता भी है। वो इतना करीब है कि चाह कर भी मैं उसे दूर नहीं कर सकती, और करीब होकर भी इतना दूर हो गया कि उसके पास आने की सोच भी नहीं सकती। ये कैसे धर्म संकट में मैं पड़ गई हूँ। आर्यन, खुशी, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोलो। मुझे क्यों ऐसा लगता है मेरी शादी हो रही है, लेकिन मेरे अंदर कुछ खोने का डर क्यों है? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे सब कुछ शेयर करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे इस शादी के बाद मैं तुम्हें खो देने वाला हूँ। जो होने वाला है उसका एहसास आर्यन को पहले से ही है। ऐसा क्यों है? क्या आर्यन भी मुझसे प्यार करता है मेरी तरह? वो भी मुझे भूल नहीं पा रहा। क्या उसके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं? आर्यन, खुशी, क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? शगुन अपने आप को संभाल लेती है और आर्यन को समझाने का फैसला करती है, क्योंकि कुछ भी हो, आर्यन अब उसकी बहन का होने वाला पति था। शगुन हंसते हुए, जनाब की शादी तय हो गई, तब भी अपनी शैतानी से बाज नहीं आ रहे। अरे ओ बुद्धू राम, अब तुम ये सोचना बंद करो कि तुम्हें क्या फील हो रहा है और क्या नहीं। अब ये सोचो कि मेरी होने वाली दुल्हन के लिए क्या एहसास होने चाहिए। अब तुम मुझसे बात करना भी बंद करो, नहीं तो तुम्हारी होने वाली बीवी तुम्हारे कान पकड़ेगी, समझे मिस्टर आर्यन? आर्यन, ओके मोहतरमा, जैसा आपका हुक्म, पर एक वादा करो मुझसे तुम। अब कौन सा वादा? खुशी, तुम मुझसे वादा करो कि शादी के बाद भी हम दोनों दोस्त रहेंगे, अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो, हम लोग हर बात एक दूसरे से शेयर करेंगे, कभी एक दूसरे को भूलेंगे नहीं। शगुन, अरे अरे, एक साथ इतनी सारी फरमाइश, जरा सांस तो ले लो। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारे जैसे बुद्धू राम को कौन भूल सकता है? मेरी सामत आई है क्या मैं जो भूल जाऊं तुम्हें?
लेकिन ये बताओ तुम्हारे अंदर क्या खासियत है जिससे तुम जैसे पागल दोस्त को याद रखे हम। बताओ बताओ, केवल दिमाग चाटते रहते हो मेरा। खुद के पास तो दिमाग है नहीं, इसीलिए मेरे दिमाग को चाट कर अपनी मेमोरी बढ़ाते रहते हो। आर्यन, अच्छा अच्छा, तुझसे ज्यादा दिमाग तो एक चुईया में होता है। चल अब रख फोन, बहुत दिमाग खा लिया मेरा चुईया कहीं की। सगुन, क्या कहा मुझे चुईया? अपनी शक्ल देखिए आईने में, बिल्कुल बंदर लगते हो। जाने क्या देखकर तुम्हारी होने वाली बीवी ने तुम्हें पसंद कर लिया। मैं तो कभी पसंद ना करूं। इतना कहकर सगुन ने फोन रख दिया। वो जानती थी कि आर्यन उसे लंबी चौड़ी सुनाने वाला है। वो अपने आप को फनी दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसके आंसू लगातार बह रहे थे। सगुन एक दर्द से गुजर रही है, पर इसका ना पता किसी को नहीं। आर्यन को एहसास होता है इस बात का। वो खुशी को खुद से दूर नहीं करना चाहता और साथ ही साथ दिविशा को भी धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि आर्यन ने अपनी खुशी से उसे अपनाया था। सगुन छुट्टियों में दिविशा के पास जाती है। दिविशा को देखकर सगुन खुद को अपराधी महसूस करती है। उसको लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है। उसे आर्यन को सब कुछ बताकर उससे दोस्ती भी खत्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि आर्यन के मन में उसके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिविशा से दूर हो जाए और उसकी बहन का दिल टूट जाए। सगुन आर्यन से बात करने का फैसला करती है। वो आर्यन को मैसेज करती है, सगुन हाय आर्यन। तभी दिविशा कमरे में आ जाती है और उससे कहती है कि मामा जी आए हैं और तुम्हें बुला रही है, जल्दी जाओ। सगुन हड़बड़ी में अपना फोन वैसा ही खुला छोड़कर चली जाती है। दिविशा उसके फोन में मैसेज पढ़ लेती है जो उसने आर्यन को भेजा था। दिविशा सोच में पड़ जाती है कि ये दूसरा आर्यन कौन है जिससे सगुन बात कर रही है। वो दूसरे मैसेज पढ़ने लगती है। सारी बातें आईने की तरह साफ हो जाती है। वो ये भी देख लेती है कि आर्यन ने सगुन से काफी देर बात भी की है। दिविशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो काफी देर तक यूं ही शांत बैठी रहती है। उसका दिमाग काम नहीं करता। वो क्या करे और क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आता उसे। तभी सगुन कमरे में आ जाती है। उसने दिविशा की ओर देखकर कुछ जानना चाहा कि उसने कहीं सब कुछ पढ़ तो नहीं लिया, लेकिन दिविशा तब तक खुद को संभाल चुकी थी और सगुन से नॉर्मली बात करती है। वो उसे पता नहीं लगने देती कि वो सब कुछ जान चुकी है। वो समझ जाती है कि आर्यन को सगुन पहले से जानती है और ये दोनों दोस्त हैं। उन लोगों के मैसेज पढ़कर दिविशा ये भी समझ जाती है कि आर्यन के मन में सगुन के लिए फीलिंग्स भी हैं। दिविशा सोच में पड़ जाती है, तो क्या सगुन ही वह लड़की है जिसके बारे में आर्यन ने उसे बताया था? आर्यन के मन में उसके लिए प्यार था, ये तो वह जानती थी, लेकिन सगुन के मन में भी उसके लिए प्यार है कि नहीं, इस बात को उसे पता करना था। कैसे पता चलेगा उसे? दिविशा इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। दूसरे दिन दिविशा ने सगुन को नानी के साथ खेत पर भेज दिया और खुद घर में बहाना बनाकर रुक गई। जब सब लोग चले गए तो उसने सगुन का बैग खोला। सगुन एक डायरी लिखा करती थी, ये बात दिविशा को पता थी और वो डायरी हमेशा अपने पास रखती थी। ये भी वो जानती थी। इत्तेफाक से डायरी उसी बैग में थी, पर यह क्या, डायरी लॉक थी। काफी कोशिशों के बाद उसकी चाबी भी उसी बैग में मिल गई। अब दिविशा ने इत्मीनान से डायरी को पढ़ना शुरू किया। आर्यन मेरा फेसबुक फ्रेंड, पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना सोचने लगी हूँ। वो मेरा कोई नहीं, फिर भी मेरा सब कुछ लगने लगा है वो मुझे। मैं चाहती हूँ कि उसे अपने जज्बातों के बारे में सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर रुक जाती हूँ। वो कहीं मेरे जज्बातों को भी अपनी हंसी के ठाके में उड़ा ना दे। वो मेरी बातों को कभी सीरियस नहीं लेता, इसीलिए डर लगता है। नहीं, मैं उससे कभी कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ अपने अंदर छुपा कर रखूंगी। इसके अलावा हर पेज पर उसकी और आर्यन की दोस्ती के किस्से थे, उसकी शरारतें थी। दिविशा चौंक गई ये पढ़कर। आज मैंने आर्यन को अपने घर में देखा। वो मेरी बहन दिविशा को देखने आया था। रिश्ता पक्का हो गया और साथ ही साथ आर्यन के साथ मेरा दूसरा रिश्ता भी पक्का हो गया। वो मेरा नहीं, मेरी बहन का पति बनने जा रहा है और मेरे होने वाले जीजा जी
आज के बाद मैं आर्यन से बहुत कम बात करूंगी। उससे दूरियां बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ईश्वर मुझे शक्ति देना कि मैं आर्यन को अपने दिल से निकाल सकूं, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे की मुस्कान है, एक दूसरे के सब कुछ है। आर्यन मेरी बहन की जिंदगी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनकी जिंदगी से निकलकर अब उनका नए रिश्ते के रूप में वेलकम करूंगी। सगुन आर्यन की खुशी, जो कि आज के बाद नहीं है। दिविसा भी सगुन को उतना ही प्यार करती है जितना कि सगुन। सगुन और दिविसा के बीच जो बंधन है, जो रिश्ता है, वो अजीब सी कसम में फंस गया है। दोनों बहनें उलझन में है कि वो क्या करे कि जिससे मेरी बहन को खुशी मिले। दिविसा बहुत ही समझदार लड़की थी। बचपन से ही वो अपनी मनपसंद चीजें सगुन को खुशी खुशी दे देती थी। तो क्या अब उसे अपना होने वाला पति भी सगुन को देना पड़ेगा? दिविसा के लिए यह बहुत मुश्किल था। उसके आर्यन के साथ शादी होने वाली थी। उसके मन में भी आर्यन के लिए कहीं ना कहीं भावनाएं जन्म लेने लगी थी, लेकिन वो अपनी बहन को यूं टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। वो ये भी जानती थी कि सगुन कभी भी अपने मुंह से ये बात नहीं कहेगी, चुपचाप अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी। दिविसा को आज अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। काश वो होती तो हमें कुछ तो रास्ता दिखाती। दिविसा ये सब सोच ही रही थी कि तभी सगुन और नानी खेत से वापस आ गए। कुछ देर के लिए दिविसा ये सब भूल गई और घर के कामों में व्यस्त हो गई। नानी पड़ोस में चली गई थी। दिविसा, सगुन मैं तुमसे कुछ पूछूं, सच सच बताओगी मुझे? सगुन हड़बड़ाते हुए, क्या बात है दिविसा, आज तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? दिविसा, सगुन क्या तुम किसी को प्यार करती हो? देखो सच सच बताना, मम्मी के न रहने पर हम लोग ही एक दूसरे के लिए सब कुछ है। तुम मुझसे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? सगुन उसकी बातें सुनकर सख्ते में आ जाती है। उसे शक हुआ कि कहीं दिविसा सब कुछ जान तो नहीं गई। अचानक उसको तेज तेज खांसी होने लगती है। दिविसा घबरा जाती है। वो अपनी बात वहीं छोड़कर सगुन को संभालने में लग जाती है। काफी देर बाद सगुन की हालत में सुधार आता है। तब तक नानी भी आ जाती है। दोनों बहनें मिलकर खाना तैयार करती है। उसके बाद वो लोग आराम करने के लिए लेट जाती हैं। तभी दिविशा के मोबाइल पर आर्यन का फोन आता है। हर दिन तो दिविशा को आर्यन के फोन का इंतजार रहता था, पर आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी और के प्यार पर डाका डाल रही है। लगातार रिंग बजती देख सगुन ने मुस्कुराते हुए दिविशा से कहा, क्या बात है दिविशा, आज जीजू से लड़ाई हो गई क्या, जो उनका फोन नहीं उठा रही हो तुम? दिविशा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके तू सो जा, मैं बात कर लेती हूँ आर्यन जी से। जरा देखूं जनाब ने इस समय क्यों फोन किया? सगुन, ओके ओके, हम सब समझ गए मैडम, आप चिंता मत करिए, हम कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे। वैसे भी हमें जोरों की नींद आ रही है। आज नानी ने खेत में चने का साग तुड़वा कर मेरी कमर का कचूमर निकाल दिया। उनका बस चलता तो वही खेत में ही मुझसे खाना भी बनवा लेती। मैडम आप बिजी हो जाइए अपने होने वाले पतिदेव के साथ और सोते हैं मीठी नींद में। क्या पता सपनों में मुझसे मिलने मेरा शहजादा भी आ जाए। ये सब कहते हुए सगुन का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, पर क्या करती वो, उसे अब ऐसे ही अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। उधर दिविशा आर्यन को कॉल करती है। दिविशा, हेलो आर्यन जी। आर्यन, हाँ बोलिए मैडम जी। आप तो आज घोड़े बेचकर सो रही थी। मेरे इतनी बार फोन करने पर भी आपने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। क्या बात है जी, आपने तो अभी से बीपीओ वाले नखरे दिखाने शुरू कर दिए। आगे मेरा क्या हाल होगा भगवान जाने। अभी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई है मोहतरमा। क्या इरादा है आपका? कुछ नेक ख्याल नहीं लग रहे हैं आपके। दिविशा, आर्यन जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आर्यन, मैडम पहले आप हमारी बात सुनिए। आप तो सब अब सारी ज़िंदगी मेरा सर खाने वाली हैं। इस नाचीज़ के पास तो बोलने के लिए अभी का ही टाइम है।
शादी के बाद तो मैं वैसे भी हस्बैंड बन जाऊंगा और मेरे उठने बैठने, बोलने, हंसने सब पर बैंड लग जाएगा, और वो भी फेविकोल सा मजबूत बैंड। दिविशा को हंसी आ जाती है। आर्यन की जिंदा दिली की फनी बातें उसे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। वो उसकी बातों में खो जाती थी। बस उसका मन करता था कि वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। उसे अपने ऊपर गर्व होता था कि आर्यन उसका पति बनने जा रहा है। पर जब से उसे सारी असलियत पता लगी है, वो खुलकर जी भी नहीं पाती। एक तरफ आर्यन जैसा पति मिलने का सौभाग्य, दूसरी तरफ अपनी प्यारी बहन शगुन की खुशियाँ। वो किस रास्ते को चुने, वो सोच में डूबी हुई थी कि आर्यन की आवाज़ सुनाई दी। आर्यन, हेलो मैडम, क्या मैं आपको एफएम रेडियो का एंकर लगता हूँ जो आप केवल सुने जा रही हैं? अरे कम से कम अपनी फरमाइश बता दीजिए। बीच बीच में मैं कि एंकर जी, मुझे इस फिल्म का ये गाना सुनना है। देविसा, अच्छा अब एंकरबाजी छोड़िए, सोना नहीं है क्या आपको? रात बहुत हो चुकी है, चाहिए आराम कीजिए। मैं फ़ोन रखती हूँ अब। आर्यन, अरे अरे मोहतरमा, ऐसा गजब मत करना, वरना इस नाचीज बेजुबान सीधे साधे बच्चे के ऊपर मम्मी पापा की इतनी चप्पलें पड़ेगी कि सगाई में आर्यन नहीं, उसका भूत बनकर आ पाऊंगा। दिविशा अपनी हंसी पर काबू करते हुए, क्यों, क्या हुआ? चप्पले की सौगात क्यों मिलेगी आपको? आर्यन, अरे मम्मी ने आप सबको यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल मम्मी पापा सगाई की तारीख तय करने आ रही है। मैंने दिन में कई बार लैंडलाइन पर कॉल की, पर दूसरी तरफ किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, इसीलिए मैंने अपनी होने वाली मैडम को इतनी रात को तकलीफ दी है। दिविसा के मुंह से कुछ नहीं निकलता, वो फिर से सोच में पड़ जाती है। आर्यन, ओके मोहतरमा, मुझे पता है कि अभी आप शर्माई की नर्वस होगी, पर यह सब देखने के लिए बंदे के पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। इससे पहले कि निंदिया रानी किसी महबूबा की तरह मुझसे रूठ जाए, मैं चलता हूँ। निंदिया रानी की बाहों में गुड नाइट डियर। दिविसा के कुछ भी कहने से पहले आर्यन फोन रख देता है। दिविसा उससे कुछ भी नहीं कह पाती। दिविसा शगुन के पास आ जाती है। शगुन गहरी नींद में सो रही होती है। उसका मासूम बच्चों जैसा चेहरा एकदम शांत था, चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान, मानो वो अपनी सबसे प्यारी चीज, अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को खुशी से दे रही है। ना कोई जलन, ना कोई सिकवा, ना नफरत। अचानक शगुन सपने में ही रो पड़ती है। नहीं, मत जाओ आर्यन, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। दिविसा उसकी बड़बड़ाने की आवाज़ सुन रही थी और खुद भी बेआवाज रो रही थी। कितना बेबस हो जाता है इंसान। वो भूला भी नहीं सकता उसे अपनाना, अपनाना चाहकर भी अपना नहीं सकता उसे। दूर खड़ी उसकी खुशियाँ बुलाती है और पीछे से तन्हाई रोक लेती है। एहसासों के कच्चे धागे इतने नाजुक होते हैं कि हल्के से झटके से इनके टूटने का डर लगा रहता है। यही हाल शगुन और दिविशा के साथ भी था। दोनों ही नाजुक एहसासों से जुड़ी हुई थी, एक ही शख्स के प्रेम बंधन में बंधी थी। वो दोनों, एक ही शख्स उन दोनों का ख्वाब था, वही उन दोनों बहनों की मंजिल था। दोनों ही उसे बेइंतहा प्यार करती थी, पर वो कोई बाजार की चीज तो था नहीं कि उसे दोनों आधा आधा बांट ले। वो तो एक जीता जागता इंसान था, लेकिन वो किसका? आर्यन था, ये तो वक्त ही बता पाएगा। आर्यन के मम्मी पापा आज दिविसा के घर सगाई की डेट फिक्स करने आ रही है। दिविसा सुबह से उधेड़ बुन में थी। आर्यन पता नहीं कहाँ बिजी था, उसका फोन ही नहीं लग रहा था। वो आर्यन को सब कुछ बता देना चाहती थी। इधर आर्यन खुशी उर्फ शगुन से मनी मन बातें कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एक फनीसा दिखने वाला इंसान इतना भावुक भी हो सकता है, ये कौन जानता था। खुशी, आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुमने मुझे समझाया था कि अब मैं सिर्फ दिविसा के बारे में सोचा करूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरा आज खुद पर अख्तियार नहीं है। कितनी अजीब बात है ना। तुम कहा करती थी कि आर्यन तुम कभी सीरियस मूड में भी होते हो या नहीं,
तो आकर देखो ना, खुशी मैं रो रहा हूँ तुम्हारे लिए। आज मेरी आंखें भी नम है, मेरे दिल का गम आंसुओं के रास्ते आंखों से निकल रहा है। मेरे होठों पर भी एक दर्द भरी मुस्कान है। तुमको मैंने कभी नहीं देखा, पर किसी से रिश्ता बनाने के लिए देखने की नहीं, महसूस करने की ज़रूरत होती है। उसे समझने के लिए एक खास लम्हे की ज़रूरत होती है, और उसी लम्हे की कैद में आकर बहुत से अनजान लोग एक दूसरे के राजदार बन जाते हैं, हमेशा के लिए अपने बन जाते हैं। यह रिश्ता है मेरा और तुम्हारा। मैं जितना तुम्हें बुलाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही और करीब आ जाता हूँ। मेरी सगाई होने वाली है दिविसा के साथ, यह अन्याय है, पर मैं मजबूर हूँ। खुशी, खुशी, मिस यू वेरी मच, आई मिस यू। आर्यन यह कहते कहते रो पड़ा। उसे नहीं पता था कि खुशी दिखती कैसी है, लेकिन उसके ख्वाबों में वो हमेशा आती थी, आज भी आई थी। खुशी ने आकर उसके कमरे का दरवाज़ा खोला था, साथ ही उसने उसके दिल का दरवाज़ा भी खटखटाया, और बिना किसी जवाब का इंतजार किए, बिना बेधड़क उसके दिल के कमरे में आ गई। वो हल्के गुलाबी रंग की लॉन्ग फ्रॉक पहने हुए, वो सफ़ेद दुपट्टे से अपने आप को ढके हुए उसकी तरफ होले होले चली आ रही थी। उसके खुले रेशमी बाल हवा में उड़ रहे थे, जिन्हें वो अपने हाथों से बार बार समेट रही लेती थी। उसका सफ़ेद दुपट्टा लहरा रहा था। खुशी उसे इशारे से अपने पास बुला रही थी। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। आज वह बहुत खुश दिख रही थी। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और खुद अपना सर उसके कंधे पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली, और धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगी। चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम। इसके बाद वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा लगा मानो सितार बज रहा हो। वो मेरा हाथ पकड़कर झील के किनारे ले गई, और वहां बैठकर अपने पैरों को पानी में डालकर उन्हें झुलाने लगी। मैं भी उसके जादू में खो गया। वो पानी में कंकड़ फेंक रही थी और मेरे दिल में हलचल मचा रही थी। मेरा भी मन हुआ उससे कहने का कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार, सांवरे मन में हलचल सी मच जाएगी। बावरे आर्यन जाने कब तक अपनी खुशी की यादों में खोया रहता, और उसके साथ ख्वाब में बिताए पलों को याद करता रहता। अगर उसकी मम्मी उसको लगातार आवाज़ देते हुए कमरे में ना आ जाती। आर्यन, आर्यन, किस सोच में डूबा हुआ है? मैं कब से तुझे आवाज़ दे रही हूँ। हमें आज दिविशा के घर जाना है, तुझे भी चलना है तो बोल। आर्यन की मम्मी बोली। आर्यन, नहीं मम्मी, आप जाओ, मुझे कुछ काम है। मैं नहीं जा पाऊंगा मम्मी। ओके ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। आर्यन के मम्मी पापा दिविशा के घर के लिए चल देते हैं। आर्यन के मम्मी पापा दिविशा के घर जाते हैं, और सभी लोगों की सहमति से सगाई की तारीख पक्की की जाती है। अगले हफ्ते आर्यन और दिविशा की सगाई होने वाली थी। आर्यन के स्वभाव, उसके रहन सहन, उसके हाई लेवल के फैमिली स्टेटस ने बहन का बंधन कमज़ोर कर दिया था, और उसने सगाई के लिए मना नहीं किया, और ना ही किसी को सगुन और आर्यन के विषय में कुछ बताया। सगुन चुपचाप अपने ख्वाबों को, अपने प्यार को किसी और का होते हुए देख रही थी, जिससे वो उसे छीन भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो कोई गैर नहीं, उसकी सगी बहन थी। उसने अपने आंसुओं को अपने दिल में ही दफन कर दिया, और खुद से एक वादा लिया, नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगी आर्यन के लिए, उसे कभी याद नहीं करूंगी। अगर उसके मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी एहसास होता, तो वह एक बार तो मुझसे अपने दिल की बात जरूर कहता, मुझसे अपने प्यार का इजहार करता, पर उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझता है, या और कुछ नहीं। सगुन ने बेदर्दी से अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को रगड़ कर पोंछ डाला, मानो अब वो अपनी आंखों में बिल्कुल जगह नहीं देना चाहती। सगुन ने खुशी खुशी दिविसा की सगाई की तैयारी में भाग लेना शुरू कर दिया। शॉपिंग, मैचिंग ड्रेस, सगाई का लहंगा, सब कुछ अपनी पसंद से लिया। दिविसा ये सब देखकर
कुछ समय के लिए शर्मिंदा हो जाती, लेकिन आर्यन का जादू उसके ऊपर फिर से हावी होने लगता और वो कमजोर हो जाती। सगाई का दिन भी आ गया। आर्यन आज बहुत सुंदर और स्मार्ट लग रहा था। हैंडसम तो पहले से ही था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि दुनिया का मोस्ट डेसिंग इंसान यही है। दिविसा और सगुन की शक्ल तो हूबहू एक जैसी थी। हर बार दोनों बहनें किसी भी फंक्शन के लिए एक जैसी ही ड्रेस खरीदा करती थीं। लेकिन ये तो दिविशा की सगाई का दिन था। दिविशा पिंक और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन के खूबसूरत लहंगे में एकदम आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। सगुन भी पहले ड्रेस में सादगी की मूरत बनी उदास हिरनी की तरह इधर उधर काम कर रही थी। वो चाहती थी कि आज उसका आर्यन से सामना ना हो, इसीलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में या किचन में रहने का प्रयास करती। अपने आंसुओं को बाहर निकालने का यही एक सुरक्षित स्थान था उसके लिए। वो यूं ही अपने दिल को समझा रही थी कि तभी उसकी दादी ने उसे आवाज दी। सगाई की रस्म होने जा रही थी। वो अपने अंदर के दर्द को छुपाकर मुस्कुराते हुए स्टेज पर आकर खड़ी हो गई। आर्यन पता नहीं क्यों खुश नहीं लग रहा था उसे। उसकी मुस्कुराहट भी नकली लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और का हक किसी और को देने जा रहा हो। आर्यन ने अंगूठी पहनाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, तभी आवाज आई, रुक जाइए। सबने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर आर्यन का दोस्त खड़ा था, राहुल। आप चौंक गए ना? हाँ, सही पहचाना आपने। राहुल वही लड़का है जो सगुन को देखने आया था। सगुन और उसके घर वाले चौंक गए उसे देखकर। ये यहाँ कैसे? राहुल आते ही आर्यन के पीठ पर जोरदार चपत लगाता है। आर्यन, माय गॉड, अभी साले तू कहाँ से टपक पड़ा? कैन नॉट बिलीव। राहुल, ये तू ही है ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तू तो गधे की सींग की तरह गायब हो गया था। शहर से बाहर मैं गया था, पर वापस आने पर दिखाई तू नहीं दे रहा था। आर्यन राहुल को जोर से चींटी काटता है। राहुल एक जोरदार चीख मारता है। ऐसा लगा मानो वो इस ड्रामे का ऑस्कर अवार्ड जरूर लेकर जाएगा। हाय, मैं मर गया, मार डाला जालिम ने। कोई मुझे इस कसाई से बचाओ। राहुल की एक्टिंग जोरों पर थी। सब घबरा जाते हैं कि इसको क्या हो गया। सारे मेहमान उसके पास आ जाते हैं। क्या हुआ का शोर मच जाता है। आर्यन, अरे आप लोग परेशान मत हो, मैं अभी इसे 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ। मेरा दोस्त है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ इसका इलाज। आर्यन राहुल के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है तो वो झट से उठकर बैठ जाता है। राहुल, ओके ओके, आई एम फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए। आर्यन की मुस्कुराहट देखने योग्य थी उस समय। अब आर्यन को अपने इस बिछड़े दोस्त पर बहुत प्यार आता है। आर्यन उसके सामने कान पकड़कर खड़ा हो जाता है और उससे सॉरी बोलता है। राहुल भी कम नहीं है, आसानी से मानने वालों में से वो बंदा नहीं है, पर आर्यन से वो ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाता और उसके गले लग जाता है। दोनों दोस्त कुछ पल यूं ही एक दूसरे के गले लगे हुए आंसू बहाते हैं। राहुल भी खुशी की तरह आर्यन का क्लोज फ्रेंड है। उन लोगों की दोस्ती की दास्तां भी निराली थी। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन आर्यन हाई एजुकेशन के लिए शहर से बाहर चला गया था। इसके बाद आर्यन और राहुल का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। वो तो जब राहुल सगुन को देखने आया था, तब घर लौटते समय उसकी मम्मी ने उसे बताया कि सगुन की बहन दिविशा से आर्यन की शादी की बात तय हुई है। तब से वो आर्यन को संपर्क करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आर्यन अपनी जॉब के सिलसिले में बाहर गया था, तो उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। जब उसे पता चला कि उसकी आज सगाई है, तो उसके मन में आर्यन को सरप्राइज देने का ख्याल आया। उसने सोचा कि वो अब उसे बिना बताए ही उसकी सगाई में शामिल होकर उसे हैरान कर देगा। राहुल, तू भी ना सुधरने वाला नहीं है। मुझे बताए बिना शहर छोड़कर चला गया और अब मुझे बताए बिना सगाई भी करने जा रहा था। इट्स नॉट फेयर आर्यन। आर्यन, नहीं यार, ऐसा नहीं है। बस कुछ हालात ही ऐसे बन गए कि मैं तुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। मुझे लगा कि तू जॉब करने लगा होगा, इस शहर में नहीं होगा। एक दिन मैं तेरे घर गया था,
तब पता चला कि तू किसी लड़की को देखने गया है। चल अब ये सब छोड़, मैं तुझे अपनी होने वाली बीवी से मिलाता हूँ, आर्यन दिविसा से। मीट माई बेस्ट फ्रेंड राहुल। राहुल मुस्कुराते हुए, तो ये सब रहने दे, मैं सबको जानता हूँ। आर्यन एक बार फिर से चक्कर में पड़ गया कि राहुल कैसे जानता है इस घर को। आर्यन, क्या कहा राहुल तूने? तू इन सबको जानता है, मगर कैसे? तू क्या यहाँ पहले भी आया है? राहुल, रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा सा पानी पी ले तू। आर्यन, तू आज भी नहीं सुधरा, आज तक वैसा ही है। एक साथ कई सारे सवाल ऐसे करता है कि सामने वाले का सिर चक्कर गिननी की तरह घूमने लगता है। मुझे तो चक्कर आने लगा तेरे इतने सारे सवालों को सुनकर। कोई दयालु इंसान क्या मुझे एक गिलास जूस पिलाने का कष्ट करेगा? अच्छा ठीक है, मैं जूस नहीं पीऊंगा। आर्यन, तू चिंता मत कर, सबसे पहले तो भाभी को सगाई की अंगूठी पहना दे, क्योंकि भाभी मुझे अपने कबाब की हड्डी समझकर कब से घूर रही है। उनके खतरनाक तेवर देखकर मुझे डर के मारे कपकपी सी होने लगी है। लगता है अगर थोड़ी देर और हुई तो कहीं वो अपने नेत्रों की क्रोधाग्नि में मुझे जला न दे और मैं बेचारा कुंवारा ही कुर्बान हो जाऊं। भाभी आप चिंता मत करो, मैं कोई विलेन नहीं हूँ जो आपके आर्यन को आपसे छीन लूँगा। मैं अपना आर्यन आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आर्यन, अब क्या शर्त है तेरी ड्रामेबाज? राहुल, मुझे शादी के बाद एक जोरदार पार्टी चाहिए जो कि 5 स्टार होटल में हो, तभी मैं सगाई की इजाज़त दूंगा। और अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं इसी फर्श पर मजनू की तरह अपने कपड़े फाड़कर अपने दुखड़े सुनाऊंगा कि सारे मेहमान सुनो, ये जो दिविशा भाभी है ना, मुझसे मेरे आर्यन को छीन रही है। आर्यन हाथ जोड़कर, जो हुक्म मेरे आका, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। राहुल, या इफी फुर्रे, अब कोई टेंशन नहीं, भाभी ले जाइए अपने गुलाम को और जिंदगी भर गुलामी करवाइए। राहुल की ओवर एक्टिंग अपने पूरे सबाब पर थी। सारे मेहमान इन दोनों दोस्तों की बातों का मजा ले रहे थे। आर्यन और दिविशा की सगाई हो जाती है। पूरे हॉल में तालियों का शोर गूंज उठता है। शगुन की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और उसकी रुमाल की गोद में छुप गए। वो किसी काम का बहाना करके अंदर चली गई। दिविशा ने उसे जाते देखा तो उसके दिल को धक्का लगा, लेकिन आर्यन के आगे उसने सब कुछ भुला दिया। आर्यन उसका कान पकड़ते हुए, अब तू अपनी ड्रामेबाजी बंद करेगा या फिर 2-4 लात घुसे खाएगा नाश्ते में? जल्दी से फटाफट शुरू हो जा, अपनी कहानी बता अब। राहुल दिविशा से, देखा भाभी, ये दोस्त के नाम पर बदनुमा धब्बा है, मुझ पर ऐसा रोब दिखाता है जैसे इसकी बीवी आप नहीं मैं हूँ। बचकर रहिएगा आप, इसका कोई भरोसा नहीं। दिविशा मुस्कुराते हुए, ओके देवर जी, चलिए आप मत बताइए, मैं ही बता देती हूँ आपका राज। आर्यन जी, राहुल भैया मेरी बहन शगुन को देखने आए थे, लेकिन शगुन और इनके बीच वो धुआंधार वाक युद्ध हुआ कि हमारा घर पानीपत का मैदान बनते बनते रह गया। ये दोनों ऐसे ही लड़ रहे थे मानो 7 जन्मों की दुश्मनी हो दोनों के बीच। असल में शगुन और ये जनाब एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। राहुल, भाभी अच्छा एक बात बताइए, आपकी बहन तो है ही तीखी मिर्ची की तरह, कहाँ आप और कहाँ वो? दिविशा, हाँ हाँ क्यों नहीं, वो दिख ही रहा है। शगुन वक्र रेखा की तरह टेढ़ी है और आप जलेबी की तरह सीधे और करेले की तरह मीठी है। राहुल कुछ सोचते हुए, भाभी आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे आपकी बहन के विषय में। दिविशा मन मन डर गई कि कहीं राहुल को उस बात का पता तो नहीं चल गया। दिविशा, क्या बात है राहुल जी, क्या बात करनी है आपको मुझसे? राहुल, भाभी आज वो तीखी मिर्ची इतनी शहद क्यों बनी हुई है? आज वो एकदम उदासी की मूर्ति बनी हुई है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो है लेकिन नकली लग रही है। क्या उसका आपसे झगड़ा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन ने उसको पसंद किया हो और सगाई
आपके साथ हो रही हो। आप दोनों बहनें हैं तो भी तो बिल्कुल एक जैसी। दिविशा, राहुल जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा भी कहीं होता है? आर्यन मुझे ही देखने आए थे और मुझे ही पसंद किया उन्होंने। राहुल, अरे भाभी आप तो सीरियस हो गई। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं ऐसा ही हूँ, प्लीज डोंट माइंड। दिविशा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि ये सही है। आर्यन की पहली पसंद तो सगुन ही थी। ये बात अलग है कि दिविशा ने इस सच्चाई का पता किसी को नहीं लगने दिया। दिल में हो चोर अगर तो निशान मिल ही जाते हैं। अपने ईमान से भागकर इंसान कहाँ जाएगा? ये बात दिविशा पर पूरी तरह लागू होती थी। काश दिविशा ने अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा कर लिया होता तो आज सगुन इस तरह अंदर ही अंदर नहीं टूटती। उसे उसका प्यार मिल गया होता और आर्यन को उसकी खुशी। तब दिविशा की जगह आज सगुन होती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन दर्द के नहीं, खुशी के। इधर राहुल सगुन को कॉलेज टाइम से जानता है। सगुन बहुत ही चहीन लड़की थी। क्लास में या बाहर किसी को भी कोई समस्या होती थी, सगुन में हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। सबके दुख में दुखी और सबके खुशी में खुश, बस यही उसका सिद्धांत था। वो ये भी जानता है कि सगुन बहुत ही इमोशनल लड़की है और किसी की भी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर सकती है। भले ही उसने सगुन से शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन वो सगुन को पसंद करता था, उसकी इज्जत करता था, क्योंकि उसकी एक लिमिट थी। वो सबसे फ्री नहीं होती थी। लोग उसके साथ कोई भी भद्दा मजाक नहीं कर सकते थे। उसकी आंखों में एक रोब था। राहुल उसे मन ही मन बहुत मानता था। वो भी आज से नहीं, कॉलेज टाइम से ही। लेकिन उसे उसके बारे में कुछ ऐसा पता चला था कि उसने अपने कदम रोक लिए थे। और अगर उसे ये पता होता कि जिस घर में वो लड़की देखने जा रहा है वो सगुन का घर है और सगुन ही वो लड़की है जिसे उसके मम्मी पापा ने उसके लिए पसंद किया है, तो वो कभी उसके घर ना जाता। पर उसने लड़की की फोटो भी नहीं देखी थी। वो सिर्फ अपनी मम्मी पापा की बात रखने के लिए उनके साथ चला गया था, वरना अभी वो अपना फोकस करियर पर करना चाहता था। उसे अभी अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने थे जो उन्होंने उसके लिए देखे थे। उसके मम्मी पापा ने बहुत संघर्ष किया था उसके लिए, अपनी नींद अपना आराम उस पर कुर्बान किया था, सिर्फ उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए वो जी तोड़ मेहनत करता था ताकि वो अपने मम्मी पापा को आराम दे सके। माँ की गोदी और पिता के कंधों का मूल्य कौन चुका पाया? माँ की अधूरी नींद और पिता के संघर्ष को कौन भुला पाया? यही सोच और सगुन के उस राज के बारे में जानकर ही उसने अपने आप को आगे बढ़ने से रोक लिया और ना चाहते हुए भी उसने सगुन के घर में उसके साथ झगड़ा किया। राहुल ऐसा क्या जानता था सगुन के बारे में कि उसने सगुन की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाया। सगुन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वह आर्यन को जितना भुलाना चाहती थी वह उतना ही ज्यादा याद आता था। उसकी यादें उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। उसने लाख अपने आप को मजबूत रखना चाहा था, लेकिन सगाई होते समय उसकी आंखों में आंसू निकल ही आए थे। इधर राहुल सगुन की उदासी महसूस कर लेता है और रिया से मजाकिया लहजे में इस उदासी की वजह पूछता है, जिसे दिविशा टाल देती है। राहुल कुछ नहीं कहता, बात आई गई हो जाती है। राहुल सगुन को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसे सगुन की बेस्ट फ्रेंड नीलम, जो कि उसकी भी फ्रेंड थी, से पता चला था कि वो एक लड़के को बहुत पसंद करती है। वो लड़का उसका फेसबुक फ्रेंड है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानती थी और ना ही राहुल को ही कुछ बताया। राहुल यह सुनकर बहुत मायूस हो गया था, क्योंकि उसने सगुन को अपने दिल में जगह दे दी थी। वो सगुन की खूबसूरती से पहले ही इम्प्रेस था, उसकी जहानत से और भी इम्प्रेस हो गया। राहुल स्टडी में बहुत अच्छा था, लेकिन लापरवाही बहुत करता था, क्योंकि स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था, इसीलिए पढ़ाई की ओर कम ध्यान दे पाता था। लेकिन जब से उसने सगुन की रुचि स्टडी की तरफ देखी तो उसने भी अपना ध्यान स्टडी की तरफ लगाना शुरू कर दिया कि इसी बहाने वो सगुन के करीब रह सके, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई के प्रति सीरियस रहने वाले लोगों से ही बात किया करती थी। राहुल को याद आ गया अपने कॉलेज का वो दिन जब वो सगुन से टकरा गया था। हुआ यूं कि वो क्लास ज्वाइन करने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रहा था और वो अपनी फ्रेंड नीलम के साथ बातें करती हुई
सामने से आ रही थी, क्योंकि उसे लाइब्रेरी से बुक्स लेनी थी। नीलम लाइब्रेरी चली गई। सगुन वहीं सीढ़ियों के पास रुककर उसका वेट करने लगी। तभी राहुल का पैर सगुन के पैर के ऊपर पड़ गया। कहाँ एक्शन शूज से लेस उसका पैर और कहाँ सगुन का नाजुक पैर। वो अपना संतुलन कायम न रख सकी और गिर गई। राहुल ने उसका बाजू पकड़कर उसे गिरने से बचाना चाहा तो, लेकिन सगुन ने उसका हाथ झटक दिया। वो अपना पैर पकड़कर वहीं बैठ गई। सगुन के पैर से खून निकलने लगा। सगुन आहा देखकर नहीं चल सकते थे। आंखें तो ऊपर वाले ने अच्छी खासी बड़ी बड़ी दी है, उनका सही यूज करना नहीं आता क्या तुम्हें, इडियट कहीं के। राहुल फिक्रमंदी से उसके पैर को देखते हुए, आई एम वेरी सॉरी मिस सगुन, ज्यादा रिश्तेदारी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपने टॉम क्रूज जैसे बदन को लोगों की हेल्प करने में लगाओ, ना कि किसी को चोट पहुंचाने में, समझे तुम। राहुल, अरे आपके पैर में से तो खून निकल रहा है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं। सगुन, इतनी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, पर आपका कोई भरोसा नहीं, क्या पता हॉस्पिटल की जगह मुझे शमशान घाट ना पहुंचा दो तुम। सगुन अपना पैर सहलाने लगी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने अपने बैग से टिश्यू पेपर निकाला और पैर पर रख दिया। राहुल ने जब अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके पैर पर पट्टी बांधने की कोशिश करने लगा। सगुन, बस बस रहने दीजिए, ज्यादा पांव पड़ने की जरूरत नहीं है, हो गया अब। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राहुल, इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया है ना। सगुन, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक मेरा घाव सही नहीं हो जाता। राहुल, तब तक तो मुझे टेंशन लगी रहेगी, मैं चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। सगुन, तो अच्छा ही तो है, अगर मैं परेशान रहूंगी तो आपकी भी चैन से रहने का कोई हक नहीं है। तभी नीलम लाइब्रेरी से आ जाती है और सगुन को देख परेशान हो जाती है। नीलम, अरे ये क्या हुआ, तेरे पैर में इतनी चोट कैसे लगी, तेरा रंग तो पीला पड़ता जा रहा है, चल उठ, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। सगुन, ये सब इनकी मेहरबानी से हुआ। नीलम, ओके ओके, अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम मदद करो मेरी, जरा उस हॉस्पिटल ले जाना है। नीलम और राहुल दोनों मिलकर सगुन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ राहुल नीलम से सगुन के बारे में पूछता है। नीलम को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। वहाँ उसका ट्रीटमेंट कराती है। नीलम और राहुल वहीं पर रुक जाते हैं। तब राहुल नीलम से सगुन के बारे में जानने की कोशिश करता है। नीलम को राहुल का सगुन के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो राहुल को मन ही मन बहुत पसंद करती है, लेकिन शर्मिला स्वभाव होने के कारण वो उससे कुछ कहती नहीं। नीलम और राहुल एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वो उसे तब से पसंद करती है जब से उसने प्यार के मतलब को जाना, लेकिन उसे पता था कि उन दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उन दोनों की जाति अलग अलग थी। नीलम ठाकुर थी तो राहुल ब्राह्मण। नीलम के पापा एक सरकारी इंटर कॉलेज में टीचर थे और उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी, जो कि हमेशा घूंघट में ही देखी जाती थी, क्योंकि उनके घर में स्त्रियां लड़कियों पर कड़ा प्रतिबंध था। कोई भी बाहरी पुरुष उनके घर के अंदर नहीं आ जा सकता था। पढ़े लिखे शिक्षित पृष्ठभूमि होते हुए भी उसके घर का माहौल बहुत ही पिछड़ा था। ठाकुर खानदान में जन्म लेने का खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ता था। नीलम जब पहली बार कॉलेज आई थी, तब वो एकदम डरी सहमी सी डब्बू स्वभाव की लड़की थी, ठाकुरों की हवेली के अंदर कैद एक गुड़िया की तरह, जो बाहरी दुनिया में ज्यादा नहीं जानती थी। अभी तक उसे बाहर निकलने की, खुद से कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसके पापा जिस इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, वहीं पर वो भी पढ़ती थी। उसका कोई भी फॉर्म भरना हो या कुछ लेना हो, उसका सारा काम बिना उससे पूछे ही उसके पापा कर देते थे। यहाँ तक कि इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, ये भी उसके पापा ने ही तय किया था और उससे बिना पूछे ही उसका एडमिशन फॉर्म भर दिया था। उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये जानने की भी जरा सी कोशिश नहीं की। हर बात, हर काम, हर जरूरत के लिए उसे हमेशा
दूसरों पर आश्रित रहने की आदत सी पड़ गई थी। बचपन से गुड़िया से लेकर इंटर कॉलेज की किताबों तक उसने कभी बाजार का मुंह नहीं देखा था। उसे जो भी चाहिए होता उसे सिर्फ एक बार कहने की जरूरत होती थी, वो चीज तुरंत उसके पास हाजिर हो जाती। बस नहीं मिलती तो बाहर जाने की इजाजत। वो उस चिड़िया की तरह थी जो सोने के पिंजरे में कैद थी और उस पिंजरे के अंदर उसे सारी सुख सुविधाएं मिली। बस नहीं मिले थे तो पंख, उसके पंख कतर दिए गए थे। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। सोनल इंटर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके डिग्री कॉलेज में आ गई। शिक्षा का खुला आसमान उसे बाहें फैलाए उसे बुला रहा था, उसे हौसले दे रहा था। उस कॉलेज के आज़ाद माहौल को देखकर उस जैसी सहमी लड़की को और समेट दिया। उसके पापा भी आज उसके साथ नहीं थे, उन्हें स्कूल में बहुत जरूरी काम था, इसीलिए वो उसे कॉलेज के छोड़कर अपने कॉलेज चले गए थे। आज वो पहली बार कॉलेज में अकेली थी। उसे कुछ भी नहीं आता था क्योंकि कभी उसे सेल्फ डिपेंड होने का अवसर ही नहीं मिला था। एडमिशन तो उसका हो गया था, पर कुछ पेपर सबमिट करने बाकी थे और फीस भी जमा करनी थी उसे। पापा ने उसको समझा तो दिया था लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। और दूसरी बात, वो कॉलेज की विशाल इमारत देखकर ही घबरा गई थी। जब उसे कुछ न सूझा तो वो कैंपस के पार्क के कोने में जमीन पर बैठी अपनी फाइल लिए हुए उदास बैठी थी। तभी सगुन उसने सारे काम खत्म करके पार्क में थोड़ी देर सुस्ताने के लिए आ गई। उसे इस प्रकार परेशान देखकर उसने उसका रीजन पूछा। तब नीलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे सारी बात बताई। सगुन मुस्कुराते हुए, बस इतनी सी बात, अरे तुम 2 मिनट रुको और मैं अपनी फाइल और पैसे मुझे दो, मैं आती हूँ। नीलम उसकी ओर हक्का बक्का होकर देखने लगी। उसे वो बहुत हिम्मत वाली लड़की लगी, लेकिन साथ ही उसे ये डर भी सता रहा था कि कहीं ये अनजान लड़की उसके पैसे लेकर भाग गई और फिर वापस ना आई तो उसके सारे पैसे भी चले जाएंगे और घर वालों की डांट अलग से खानी पड़ेगी। उसने सगुन की ओर असमंजस से देखा। सगुन उसकी दुविधा देखकर हंस पड़ी। सगुन, अरे तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर भागूंगी नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। नीलम ने उसे पैसे और फाइल दे दी और वही पार्क में बैठकर उसका वेट करने लगी। काफी देर हो गई, सगुन का कहीं अता पता नहीं था। नीलम रोई जा रही थी कि जरूर वो कोई फ्रॉड लड़की थी, वो मेरे पैसे भी ले गई और मेरी फाइल भी। छुट्टी का टाइम भी हो गया था, उसके पापा आने वाले होंगे, वो उन्हें क्या जवाब देगी। नीलू, यहाँ क्या कर रही हो अकेले? नीलम ने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल था। राहुल ने उसने सारी बात बताई। वो ये सुनकर कॉलेज के अंदर जाने लगा। तभी सगुन दौड़ती हुई आई और उसे फीस वाउचर और फाइल देते हुए बोली, हे भगवान, इतनी लंबी लाइन, मेरा तो पैर दुखने लगा खड़े खड़े। वो तो भला हो चपरासी का जिसने मुझे पानी पिलाया, नहीं तो आज मैं पक्का हॉस्पिटल पहुंचने वाली थी। बट डोंट वरी, तुम्हारा काम कर दिया मैंने। अब तुम्हें एक कप चाय जरूर पिलानी पड़ेगी मुझे, बोलो मंजूर है? नीलम उसको चुपचाप देखे जा रही थी। कितना कॉन्फिडेंस है इस लड़की के अंदर। मेरे अंदर भी जरूर होता, अगर मुझे भी थोड़ा सी छूट मिली होती अपने घर से, मैं भी अपना सारा काम खुद कर लेती। राहुल भी सगुन को देखकर हैरान था और इम्प्रेस भी। ये उन सबकी पहली मुलाकात थी। सगुन, बाय द वे, मैंने आप लोगों से आपका नाम तो पूछा नहीं, वैसे नीलम ठाकुर नाम है ना आपका? अब हैरान मत होइए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। आपकी फाइल में आपका नाम लिखा था, मेरा नाम सगुन है, सगुन मिश्रा, और मैं राहुल शर्मा। राहुल मुस्कुराते हुए बोला। सगुन उसे घूरते हुए, मैंने आपसे तो इंट्रोडक्शन नहीं मांगा था। राहुल मुस्कुराते हुए, मैंने सोचा आप मुझसे पूछने की तकलीफ क्यों करें, मैं खुद ही बता देता हूँ। सगुन, ओके ओके, अच्छा नीलम, मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। नीलम, थैंक्स सगुन जी, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। सगुन, अरे बाप रे, इतना सम्मान, तुम मुझे जी लगा कर बात कर रही हो? अरे बाबा, हम लोग क्लासमेट है, कॉल मी सगुन ओनली। नीलम, ठीक है सगुन। कुछ ही
दिनों में नीलम और शगुन बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। नीलम अपने घर की घुटन से उदास रहती है। वो सब कुछ शगुन से शेयर करती है। शगुन उसे खुश रखने का और उसके अंदर आत्मविश्वास जगाने का पूरा प्रयास करती है। और कुछ ही महीनों में नीलम क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में गिनी जाने लगी। टीचर जो भी पूछती उसका जवाब उसके पास होता। शगुन, राहुल और नीलम में पोजीशन की होड़ लगी रहती। नीलम के घर का माहौल वही था, लेकिन अब उसके अंदर आत्मविश्वास था, इसीलिए वो अब अंदर ही अंदर घुटती नहीं थी। ये वही समय था जब आर्यन और शगुन की फेसबुक पर फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। वो हर बात नीलम से शेयर करती, उसकी बातें, उसकी यादें। नीलम भी उससे सब कुछ शेयर करती थी। राहुल के बारे में भी उसने शगुन को बताया था और शगुन देख रही थी कि राहुल का झुकाव उसकी तरफ हो रहा था। इसी वजह से वो ना चाहते हुए भी राहुल से कभी अच्छे से बात नहीं करती थी, ताकि राहुल को कोई गलतफहमी ना हो। जब राहुल ने नीलम से शगुन के बारे में बात की तो नीलम न चाहते हुए भी उसे बता दिया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती है, जो कि उसका फेसबुक फ्रेंड है। राहुल अपनी सोच में जाने कब तक खोया रहता, लेकिन तभी आर्यन आ गया। ओ हेलो, कहाँ खो गया तू? तभी आर्यन उसके पीछे आकर चिल्लाया। कहीं तो नहीं, राहुल अपनी सोच से वापस आ गया। आर्यन, ओके ओके, चल तुझे शगुन से मिलवाता हूँ, अपनी साली साहिबा से। राहुल उसके साथ चला जाता है। शगुन अपने कमरे में अपनी डायरी खोलकर कुछ पढ़ती है और रोती जाती है। शगुन अपने कमरे में डायरी पढ़ रही है और रो रही है। उस डायरी को पढ़कर ही वो आर्यन से बातें कर रही है। आर्यन, तुम क्यों मेरी जिंदगी में आए? क्यों मुझे एहसास दिलाया कि प्यार क्या होता है, खुशियाँ क्या होती है? मम्मी के जाने के बाद हम और दिविशा एक दूसरे के साथ कितने खुश थे। हमारे बीच कोई नहीं था, हम दोनों एक दूसरे की जान थे। लेकिन तुम हम दोनों के बीच आए। ईश्वर का ये कैसा खेल है कि जिसे मैं चाहती हूँ वही मेरी बहन का पति बनने जा रहा है। मैं उससे दूर भी नहीं जा सकती, क्योंकि उससे मेरा भी रिश्ता है। वो अब मेरा जीजा बनने जा रहा है, जिसको हमेशा मैंने अपने दिल में रखा। अपनी हर सांस के साथ उसे महसूस किया, अपनी हर याद में उसे शामिल किया, जिसे देखने की तड़प ना जाने कब से थी मेरे मन में। अब वो मेरे सामने आता है तो कहीं दूर छुप जाने का मन करता है। मैं उसे नहीं देख पाती अपने ही सामने किसी के साथ बंधन में बंधते हुए, लेकिन मैं चाहते हुए भी तुम्हें कुछ बता नहीं सकती, अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों बहनों के बीच में एक मजबूत बंधन है। मैं तुम्हारे साथ किसी बंधन में बंधने के लिए अपनी बहन के साथ के बंधन को नहीं तोड़ सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। कितनी मजबूर हो गई हूँ मैं। तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तो ये भी नहीं कह सकती। तुम्हें याद है ना आर्यन, एक बार जब तुमने मुझसे मजाक किया था कि मैं अब तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कितना डिस्टर्ब हो गई थी, पता है तुम्हें? मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। मैं बार बार ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरी और आर्यन की बात कभी बंद ना हो। जब तक मेरी सांसें चले तब तक आर्यन को मेरी जिंदगी में शामिल रखना, वरना मेरी जिंदगी को भी खत्म कर देना। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो तुझसे पहले। और जब तुम शाम को ऑनलाइन आए और मुझे बताया कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तो मैंने तुमसे कितनी लड़ाई की थी और तुम सिर्फ मेरी बेताबी को एंजॉय कर रहे थे। तुम आज भी मेरी जिंदगी में शामिल हो और आगे भी रहोगे, लेकिन रिश्ते बदल जाएंगे और मैं कभी तुमसे पहले जैसा अधिकार नहीं दिखा पाऊंगी। सगुन अपनी सुध बुध खो बैठी थी। वो रो रही थी, खुद ही से बातें कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी और वो देखकर बुरी तरह चौंक गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। दरवाजे पर आर्यन और राहुल दोनों खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे। सगुन ये देखकर स्तब्ध रह गई। क्या आर्यन ने सब सुन लिया? वो सब जान गया? अब जरूर वो दिविशा को से सगाई तोड़ देगा। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। आर्यन और राहुल धीरे धीरे उसके पास आते हैं, मानो वो कोई सपना देख रहे हो। आर्यन तो एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह बेजान खड़ा था। आर्यन सगुन का हाथ पकड़कर, सगुन तुम ही मेरी खुशी हो,
ना सच सच बताओ, झूठ मत बोलना, तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। शगुन नज़र चुराते हुए, नहीं तो मैं खुशी नहीं हूँ। मेरा नाम शगुन है, शगुन मिश्रा। मैं किसी खुशी को नहीं जानती। आपको कोई गलतफहमी हुई है जीजा जी। आपको तो वहाँ स्टेज पर दिविसा के साथ होना चाहिए। आप यहाँ कैसे आ गए? मुस्कुराते हुए, भले ही मैं आपकी होने वाली साली हूँ, पर अभी आपको ये हक नहीं मिला कि आप मेरे कमरे में जीजा जी की हैसियत से आ सके। किसी के कमरे में बिना आवाज़ दिए अंदर आना बैड मैनर्स है जीजू। आर्यन, ये क्या जीजू जीजू लगा रखा है? मैं तुम्हारा जीजू नहीं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आर्यन हूँ। आज से नहीं, काफ़ी दिनों से। शगुन, आपको क्या हो गया है जीजू? मैं किसी आर्यन को नहीं जानती। आप किस आर्यन की बात कर रहे हैं? देखिए जीजू, मैं आपसे कह रही हूँ कि ना तो मैं खुशी हूँ और ना ही मैं किसी आर्यन को जानती हूँ। आर्यन, कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हारी ये डायरी बता रही है कि तुम मेरी खुशी हो। तुम्हारे ये आंसू बता रहे हैं कि तुम मेरी खुशी हो। तुम्हारा आर्यन से ख्यालों में बातें करना बता रहा है कि तुम मेरी खुशी हो। तुमने आज तक कभी अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर नहीं की और मैं बुद्धू समझता था कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। सच खुशी, तुमने बहुत गलत किया। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है और तुमने मुझे कभी बताना भी जरूरी नहीं समझा। शगुन उदास होकर, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ये सब नहीं जानती। आर्यन, चुप रहो तुम अब। तुम अपने अंदर इतना कुछ छुपा कर बैठी रही और मुझे खबर तक नहीं हुई। मैं तुम्हें कई बार इशारों इशारों में बताना चाहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन बता नहीं पाया क्योंकि तुमने मुझे कभी उस हद तक आने ही नहीं दिया। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती थी। तुमने मुझसे कभी क्यों नहीं कहा? मैं इतने दिनों से तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं कैसे अनजान रहा तुम्हारे जज्बातों से? क्यों नहीं समझ पाया तुम्हें? ओ गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। खुशी, तुम ही शगुन हो, तुम ही मेरी खुशी हो। अभी तक मैं जान नहीं पाया। मैं इतने दिनों से तुम्हारे घर आता जाता रहा। मेरे दिल ने कई बार तुम्हें देखकर मुझसे कहा कि ये तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो ही है। लेकिन मैंने इसकी कभी नहीं सुनी क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी कोई फोटो नहीं देखी थी, इसीलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। शगुन हार मानकर जमीन पर बैठ जाती है और मुंह छिपाकर रोने लगती है। हाँ, मैं आपको पहचान गई थी, मैं सब कुछ जानती थी, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं बताया क्योंकि उसका एक रीजन था। शगुन ने बहुत अपने आप को रोका, खुद को मजबूत किया, लेकिन एक कमजोर लम्हा आया और उसके सब्र का बांध टूट गया। जितने आंसू उसने अपनी आंखों में बसा कर रखे थे, सब पलकों की दीवार तोड़कर बह निकले और साथ में आया हिचकियों का तूफान, जज्बातों की आंधी, और अब सब कुछ उड़ा कर ले गया। सारे पर्दे गिर गए, सब कुछ साफ हो गया। आर्यन सब कुछ जान चुका था और शगुन से लगातार सवाल जवाब कर रहा था। शगुन को हार मानकर ये स्वीकार करना पड़ा कि वही खुशी है और उसने सब कुछ जानते हुए भी आर्यन को कुछ नहीं बताया। शगुन, आर्यन, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, ये सच, और आज से नहीं, जब से हमने बात करना शुरू किया तब से मैं आपसे अपनी भावनाओं का इजहार भी करती रही। लेकिन उसके पहले आप मेरे घर मेरी बहन दिविशा को देखने आ गए। आप मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि आपने मेरी फोटो नहीं देखी थी, लेकिन मैं आपको तुरंत पहचान गई थी क्योंकि मैंने आपकी फोटो कई बार देखी है। आर्यन, जब तुमने मुझे पहचान लिया था तो क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों छुपाए रही? इस बात को अपने दिल में क्यों खुशी? क्यों क्यों मेरा इम्तिहान लेती रही तुम मेरा? क्या मेरे अंदर अपने लिए उन जज्बातों को तुम कभी महसूस नहीं कर पाई? क्या कभी तुम्हें फील नहीं हुआ? हाँ, मैं जानती थी आर्यन कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आपने कभी मुझसे इजहार नहीं किया, कभी मुझे अपनी भावनाओं के बारे में नहीं बताया। इसीलिए मैं खुद से उलझ गई थी कि कहीं मेरा अंदाजा गलत ना हो। अब आपने मेरी बहन दिविशा को पसंद कर लिया तो मैंने सोच लिया था कि आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था, आप सिर्फ मुझे अपना दोस्त ही समझते रहे।
इसलिए उस दिन के बाद मैंने अपने जज्बात अपने ही अंदर रखना सही समझा। आर्यन, मैं अपनी बहन दिविसा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर सकती हूँ। आप तो फिर भी मेरा प्यार है और आज भी मैं आपसे प्यार करने के बावजूद आपसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि आप मेरी बहन के होने वाले पति हैं। मेरे आपसे सिर्फ एक ही रिश्ता रहेगा, जीजा और साली का, और कोई रिश्ता नहीं। आर्यन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें अब अपने जज्बातों से नहीं खेलने दूंगा। मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिविशा को मैं अभी सारी बातें बता देता हूँ, वो समझदार है, जरूर समझ जाएगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका होने वाला पति किसी और से प्यार करे। जब वो जानेगी कि मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी फेसबुक फ्रेंड खुशी हो, तो वो सब समझ जाएगी और अपनी बहन की खुशियों को बर्बाद नहीं करेगी। सगुन, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा आर्यन। मेरी बहन का क्या, जो आपके नाम की अंगूठी पहनकर आपका होने का सपना देख रही है, जिसकी आंखों में आपके ख्वाब पलने लगे हैं, जिसकी जिंदगी के तार आपसे जुड़ रहे हैं, क्या उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं आर्यन? आर्यन, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं अब दिविशा से शादी नहीं करूंगा। जब तक तुम मुझे नहीं मिली थी तब तक कोई बात नहीं थी, मुझे कोई ऐतराज नहीं था शादी के लिए, लेकिन अब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं कैसे तुम्हें खो सकता हूँ। सगुन और आर्यन की बातें चल ही रही थी कि तभी एक लड़का उनके पास बदहवास हालत में आया और उनसे कुछ कहा। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए। जब आर्यन और राहुल बहुत देर तक बाहर हॉल में ही नहीं गए तो दिविशा ने खोजने अंदर गई। सगुन के कमरे के दरवाजे पर उसे रुक जाना पड़ा, क्योंकि अंदर सगुन और आर्यन बात कर रहे थे। जिसका दिविशा को डर था वही हुआ। आर्यन सब कुछ जान चुका था और अब वो सगुन को खोना नहीं चाहता था। जब उसने कहा कि दिविशा को मैं समझा दूंगा, वो समझ जाएगी, तब दिविशा को लगा कि आर्यन अब उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा है। वो अब उसका नहीं हो पाएगा। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि वो भी आर्यन से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। वो अब सगुन और आर्यन की जिंदगी में बहुत दूर जाना चाहती थी, क्योंकि जीते जी वो आर्यन को अपने दिल से दूर नहीं कर सकती थी। इसीलिए दिविशा ने अपने कमरे में जाकर अपनी नस काट ली। वो खून से बुरी तरह लथपथ थी। तभी अचानक उसके मामा कमरे में किसी काम से आए तो उन्होंने दिविशा को इस हाल में देखा तो उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और उसे तुरंत गोद में उठाकर बाहर भागे। एक लड़का आर्यन को खोजते हुए उधर आया और उन सबने दिविशा के बारे में बताया। आर्यन, दिविशा और राहुल तुरंत बाहर की ओर भागे। दिविशा को जब सब लोग जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। खून काफी बह चुका था, किसी का खून मैच नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि सगुन का भी नहीं, जो बचपन से ही एक खून के रिश्ते में बंधी हुई थी। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में भी उसके ब्लड नहीं था, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। तब राहुल ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया। हैरानी की बात थी कि राहुल का ब्लड ग्रुप और दिविशा का ब्लड ग्रुप मैच कर रहा था। राहुल का ब्लड दिविशा को चढ़ाया गया और अब दिविशा खतरे से बाहर थी। सारे घर वालों ने सुकून की सांस ली। अभी किसी को कुछ पता नहीं था कि दिविशा ने अपनी सगाई के दिन ही सुसाइड क्यों करना चाहा। अब सब दिविशा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उसके सुसाइड करने का कारण जान सके। करीब 2 घंटे बाद दिविशा को होश आया। डॉक्टर ने जब मिलने की इजाजत दी तो सब कमरे के अंदर गए। मामा जी, दिविशा, तुझे सुसाइड करने की क्या जरूरत आ पड़ी? आज तो तेरी सगाई थी, सब कुछ अच्छे से हो गया था। तब ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण तूने ये कदम उठाया? तुझे क्या हो गया था दिविशा? कोई बात जरूर है, तू हमें बताती क्यों नहीं? दिविशा, मामा जी, मुझे आर्यन से शादी नहीं करनी। मैं उनके साथ सारी जिंदगी नहीं बिता सकती, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। भाभी, आप ये क्या कह रही है? आप होश में तो है ना? राहुल तो ये बात सुनकर चौंक पड़ा। आर्यन और सगुन भी अवाक रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि दिविशा ने उन दोनों की बातें सुन ली है। नानी, ये कैसा बचपना है तुम्हारा? अभी अभी तुम्हारी सगाई आर्यन से हुई है और अब तुम कह रही हो कि मुझे आर्यन से शादी नहीं करनी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल समझ लिया है क्या? ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी कि जो तुम चाहो वही हम लोग करें। तुम्हारी शादी आर्यन से ही होगी और किसी से नहीं। आर्यन, नानी, दिविशा ठीक कह रही है, उसे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। नानी, लेकिन क्यों बेटा? तुम भी दिविशा की हाँ में हाँ मिला रहे हो। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, क्या तुम्हें दिविशा की बात का बुरा लगा?
बेटा, उसकी बात पर ध्यान मत दो, वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। आर्यन, नहीं नानी, बात ये नहीं है, बात कुछ और है, बताता हूँ। नर्स दिविशा को इंजेक्शन लगाती है। दिविशा को नींद आ जाती है। सब कमरे से बाहर आ जाती हैं। आर्यन बताना शुरू करता है, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे मिल गई है, और आज ही मिली है वो मुझे। वो और कोई नहीं, दिविशा की बहन सगुन ही है। सगुन से मैं काफ़ी दिनों से प्यार करता हूँ। ये बात दिविशा जान गई है, इसीलिए वो शादी करने के लिए मना कर रही है। इतना कहकर आर्यन ने अपनी और सगुन की फेसबुक हुई दोस्ती के बारे में सब कुछ बता देता है। मामा जी और नानी आर्यन की बात सुनकर सन्न रह जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। दोनों धर्म संकट में फंस गए थे। दिविशा और सगुन दोनों उनके लिए एक समान थी। वो दोनों को खुश देखना चाहते थे। अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी कि वो किसका साथ दे। सगुन उनकी दुविधा समझ जाती है और आर्यन से कहती है, आर्यन, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आप कुछ समय के लिए बाहर चलिए। सगुन, आर्यन, मैं आपसे सच जानना चाहती हूँ, क्या आप सचमुच मुझसे प्यार करते हैं? आर्यन, ये कैसा सवाल है खुशी? मैं तुमसे आज से नहीं, तब से प्यार करता हूँ जब से हम लोगों की दोस्ती शुरू हुई। सगुन, अगर ये बात सच है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आर्यन, बिल्कुल, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। बस खुद को भूलने के लिए मत कहना, मैं नहीं कर पाऊंगा। सगुन, नहीं कहूंगी। आप मुझे हमेशा एक सच्चे दोस्त के रूप में याद रखिए। जरूरी नहीं कि हर रिश्ते का अंत शादी ही हो। हम दोनों के बीच एक रिश्ता होगा जो सबसे अलग होगा, सबसे पवित्र बंधन होगा हमारा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। मैं हमेशा आपकी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। आर्यन, मैं आपसे अपनी बहन की खुशियाँ मांगती हूँ। आपको लेकर उसने बहुत से सपने देखे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहनों का बंधन हमेशा ऐसे ही अटूट बना रहे। आपकी वजह से हमारे रिश्ते में कोई दरार ना आए। आप दिविशा से शादी कर लीजिए, मेरे प्यार को बदनाम होने से बचा लीजिए। कल को मैं ये नहीं सुनना चाहती कि एक बहन ने दूसरी बहन का घर तोड़ दिया। प्लीज आर्यन, आपको मेरी कसम, मेरे प्यार की कसम। आर्यन की आंखों से आंसू भर आते हैं। उसको देखकर सुगुन का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पर उसे खुद को मजबूत रखना था। तुम मिले भी तो फिर से बिछड़ने के लिए, काश तुम ना मिलते तो एक उम्मीद होती। आर्यन, खुशी, तुमने तो मेरी जान मांग ली। खुशी, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तब भी मैं अब दिल से दिविशा को अपना नहीं पाऊंगा। जब तक तुम नहीं थी तब मेरे मन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारे होते हुए मैं कैसे ये कर पाऊंगा। लेकिन तुमने मुझे अपनी कसम की बेड़ी में जकड़ दिया है, और मैं खुद को तो तोड़ सकता हूँ पर तुम्हारी कसम नहीं तोड़ सकता। ठीक है खुशी, मैं दिविशा से शादी करूँगा, लेकिन तुम मेरे दिल के एक कोने में हमेशा रहोगी। उन दोनों की बातें चल रही थी कि तभी नीलम अपने पापा को एम्बुलेंस में लेकर आती है। नीलम के पापा का एक्सीडेंट हो गया है। नीलम उनको हॉस्पिटल लेकर आई है। नीलम के पापा की हालत बहुत नाजुक थी। राहुल उनको देखता है तो भागकर नीलम के पास आ जाता है। आर्यन और सगुन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। राहुल, नीलू, क्या हुआ अंकल जी को? इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? नीलम राहुल को देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। राहुल नीलम की इस दशा को देखकर पहले तो घबरा जाता है, फिर उसकी हालत देखकर उसे सांत्वना देने लगता है। राहुल, देखो नीलू, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम रोना मत, मैं सब संभाल लूंगा। तुम मुझे बताओ क्या हुआ था? नीलम, राहुल, पापा मुझे मार्केट लेकर गए आए थे, तभी एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। मैं शॉप के अंदर थी, पापा अपने काम से रोड के उस पार जा रहे थे। तभी राहुल, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना?
तुम और पापा मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। बोलो राहुल, पापा ठीक हो जाएंगे ना? तुम उन्हें बचा लोगे ना? नीलम अपने होशो हवास में नहीं थी। बेध्यानी में वो अपने दिल की बात भी राहुल से कह गई। राहुल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो नीलम से क्या कहे। वो सोच में पड़ गया, क्या नीलू उससे प्यार करती है? वो जानती है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, तब भी वो उससे प्यार कर बैठी। कैसे समझाए वो इसे? राहुल, नीलू तुम टेंशन मत लो, अंकल जी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला। भले ही उसके मन में नीलम के लिए प्यार वाली भावना नहीं थी, लेकिन वो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था और उसकी हर संभव मदद करने का प्रयास करता था। उसने नीलम के पापा को आईसीयू में भर्ती करवाया, उसके घर वालों को इसकी खबर दी। जब तक उसके घर वाले उसके पास नहीं आ गए, तब तक वो नीलम के पास बैठा रहा। सगुन भी नीलम को समझाती रही। सगुन ने राहुल को नीलम की फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बता दिया और राहुल को इसके बारे में सोचने को कहा। सगुन, राहुल तुम्हें नीलम बचपन से प्यार करती है और प्यार जाति धर्म देखकर नहीं होता। वो तो बस किसी से भी कहीं भी कभी भी हो जाता है। उसमें किसी का कोई बस नहीं चलता। नीलम की भावनाओं को समझो। राहुल, सगुन तुम सच कहती हो और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बचपन से ही ये नाजुक सी सीधी सादी लड़की मेरे ख्वाबों में आती थी। इसकी मासूम सी सूरत मेरी आंखों में बसी हुई थी। मैं अपनी मम्मी से कहता था कि मम्मी मेरी इससे शादी करा दो। तब मम्मी कहती कि नहीं बेटा, उसके घर वाले तुझे मार डालेंगे। हम लोग पंडित है, वो लोग ठाकुर है, उससे तेरी शादी नहीं हो सकती। मैं बच्चा था, मेरे मन में डर बैठ गया और तब से मैंने कभी इसके बारे में फिर नहीं सोचा। लेकिन मैं इसका दोस्त बनकर इसके साई की तरह हमेशा इसके साथ साथ रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मुझसे प्यार करती है, मगर मैं नहीं चाहता कि इसके घर वाले इसका जीना हराम कर दे, इसकी पढ़ाई छुड़वाकर इसे घर में बिठा दे। मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने परिवार की कट्टरता खत्म करे। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। मैं इसकी ताकत बनना चाहता हूँ, इसके राह की रुकावट नहीं। जरूरी नहीं कि दिल में जो चाहे मिल ही जाए। मैंने भी तो किसी को चाहा था, पर आज उसकी खुशी में मेरी खुशी है। सगुन के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। अब नीलम के घर वाले उसके पास आ गए। तब सगुन और आर्यन दिविशा के कमरे में गए और वहां जाकर जो उसने देखा, उसे देखकर सगुन की चीख ही निकल गई। दिविशा ने जहां अपनी नस काट ली थी, वहां से पट्टी खुली हुई थी और नस से खून निकलकर बेड पे फैला हुआ था। उसके मुंह से ऑक्सीजन की नली हटी हुई थी। दिविशा सबको छोड़कर इस दुनिया से दूर जा चुकी थी। सगुन उसे इस हाल में देखकर पागलों की तरह डॉक्टर को बुलाने दौड़ी। डॉक्टर ने आकर उसको मृत घोषित कर दिया। सगुन अपने होशो हवास खो बैठी। हॉस्पिटल के उस कमरे में मानो प्रलय आ गई। चारों तरफ रोने की आवाज आने लगी। सब इस आकस्मिक मौत पर हैरान हो गए थे, लेकिन सगुन की आंख में एक भी आंसू नहीं था। वो चुपचाप बस दिविशा को देख रही थी, जैसे दिविशा से शिकायत कर रही हो। सगुन दिविशा से बातें कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो दिविशा उसके पास बैठी हुई है। दिविशा, तुम ऐसे कैसे हमारे बंधन को तोड़कर जा सकती हो? हम लोगों का बंधन तो अटूट था ना। मम्मी के जाने के बाद हम दोनों ही तो एक दूसरे के लिए जीते थे। क्या आर्यन को मुझे देने के लिए तुम मुझसे बंधन तोड़कर चली गई? क्या ये तुमने सही नहीं किया दिविशा? क्या हम दोनों का बंधन इतना कमजोर पड़ गया कि वो एक झटके में टूट गया? दिविशा, तुम्हारे लिए एक आर्यन तो क्या, मैं 1000 आर्यन कुर्बान कर सकती थी। दिविजन, तुमने अपनी बहन को इतना कमजोर समझा। तुमने बहुत गलत किया दिविशा। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? हम लोग एक साथ एक समय पर पैदा हुए, एक साथ इस दुनिया में आकर अपनी आंखें खोली, तो तुम्हें अकेले इस दुनिया को छोड़ने का हक किसने दिया? क्यों तुमने अकेले अपनी आंखें बंद कर ली? जब भगवान ने हम दोनों को एक साथ भेजा था, तो हमें उनके पास भी एक साथ ही जाना चाहिए था ना। ये कैसी नाइंसाफी की तुमने? इतनी जल्दी थी तुम्हें मम्मी के पास जाने की?
मम्मी तुमसे पूछेगी कि शगुन को तुम अकेले क्यों छोड़कर चली आई, तो तुम क्या जवाब दोगी? बताओ बताओ, कोई जवाब है तुम्हारे पास? देखना, तुमको अकेले आया हुआ देखकर तुम्हें मम्मी बहू डांटेगी, तुमसे बात भी नहीं करेगी, प्यार भी नहीं करेगी। तुम्हें देखना, तुम दिविशा, तुम बहुत गंदी हो, मेरी अच्छी वाली बहन नहीं हो तुम। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शगुन का पागलपन देखकर सब घबरा गए। आर्यन उसे संभालने की कोशिश करने लगा तो शगुन ने उसको झटके से दूर कर दिया। मत आओ तुम मेरे पास, तुम्हारी ही वजह से दिविशा मुझे छोड़कर मम्मी के पास चली गई। अब वो जरूर मेरी शिकायत मम्मी से करेगी। वो यही कहेगी कि मैंने तुम्हारे लिए दिविशा को छोड़ दिया, इसीलिए वो मम्मी के पास चली गई। आर्यन, तुम क्यों आए हमारी जिंदगी में? ना तुम हमारी जिंदगी में आते और ना ही हम दोनों बहनों का बंधन टूटता। चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना, अब समझे तुम? आर्यन उसकी इस हालत को देखकर डॉक्टर के पास गया। आर्यन, डॉक्टर साहब, इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों कर रही है? इसको अपनी बहन की मौत का गहरा सदमा लगा है। इसको किसी भी तरह सुलाना होगा, नहीं तो ये दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो सकती है। मैं इसको बहाने से नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ और आप सभी लोग आगे का सारा काम कर लीजिए। शगुन को डॉक्टर नींद का इंजेक्शन देकर उसे सुला देते हैं। सब लोग दिविशा की बॉडी को घर ले जाने की तैयारी करने में लग जाती है। तभी आर्यन को दिविशा के पास से एक चीज मिलती है। दिविशा अपनी जुड़वा बहन शगुन से अपना बंधन तोड़कर, संसार के सारे रिश्ते नाते तोड़कर दूसरी दुनिया में अपनी मम्मी के पास चली जाती है। वो जानती थी कि किसी इंसान के दिल में दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, उसे आर्यन को छोड़कर रहना ही पड़ेगा। दिविशा आर्यन से दूर नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसने इस दुनिया से दूर जाने का फैसला कर लिया। एक बार बच जाने के बाद भी उसने इस दुनिया में रहना उचित नहीं समझा। सबके चले जाने के बाद उसकी आत्मा ने उसे आवाज दी कि वो अपनी बहन की खुशियों के रास्ते आ रही है। शगुन आर्यन से उसके जिंदा रहते कभी शादी नहीं करेगी और आर्यन मुझसे नहीं शगुन से प्यार करता है। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी मौत ही सारी समस्याओं का समाधान है। इसीलिए जब उसके कमरे से सब लोग चले गए तब उसने अपनी पट्टी हटा दी, मुंह से ऑक्सीजन की नली हटा दी और मौत का आलिंगन करने के लिए उसकी प्रतीक्षा करने लगी। ये सब करने से पहले उसने शगुन के नाम एक खत लिखा जिसमें उसने अपनी अंतिम इच्छा लिखी थी। मेरी प्यारी बहना शगुन, तुमसे ये बंधन तोड़ने के लिए सॉरी। शगुन, मैं मम्मी के पास जाने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आर्यन के साथ साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधे हुए देखना चाहती हूँ, जो कि मेरे जीते जी नहीं हो सकता क्योंकि मैं स्वार्थी हो गई थी। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम ये मत सोचना कि मैं अकेले हो जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे अंदर रहकर हमेशा तुम्हारे और आर्यन के साथ रहूंगी। मैं मम्मी के पास से तुम दोनों को खुश रहते हुए देखूंगी। मेरी ये इच्छा तुम जरूर पूरी करना। तुम और आर्यन शादी के बंधन में जरूर बंधना। हम दोनों बहनों का बंधन कभी नहीं छूटेगा। तुम दोनों की औलाद के रूप में मैं फिर से आऊंगी। उसका नाम तुम खुशी रखना, जिसमें तुम आर्यन की और मैं तीनों के नाम का बंधन होगा और हमारा बंधन अमर रहेगा। दिविशा। आर्यन ने को खत सबको दिखाया। सबकी आंखें उस खत को पढ़कर भर आई। दिविशा का अंतिम संस्कार करने और सारी क्रियाओं से मुक्त होने के बाद सब लोग एक साथ बैठे। दिविशा की इच्छा पूरी तो करनी ही थी, यह उसकी अंतिम इच्छा थी। शगुन अब होश में आई तो उसे दिविशा का खत दिया गया। दिविशा का खत पढ़कर शगुन बुरी तरह रो पड़ी। वो किसी भी कीमत पर अब आर्यन के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन जब सब लोगों ने दिविशा की अंतिम इच्छा के बारे में उसे बताया तो उसे मजबूरन तैयार होना पड़ा। 1 साल बाद आज शगुन और आर्यन की शादी है। नीलम की शादी उसके घर वालों ने अपने ही बिरादरी के एक लड़के से कर दी थी। नीलम खुशकिस्मत थी कि उसे एक बहुत ही प्यार करने वाला केयरिंग पति मिला था जो नीलम का बहुत ध्यान रखता था। राहुल भी जॉब की तलाश में बाहर चला गया था।
और इस समय एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। नीलम अपने पति विनय के साथ आई थी और राहुल अपनी पत्नी आयशा के साथ। सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सगुन और आर्यन की शादी अच्छे से संपन्न हो गई। आखिरकार सगुन और आर्यन मिल ही गए। दोनों शादी के बाद सबसे पहले दिविशा की समाधि के पास गए। वहां उसकी समाधि पर फूल चढ़ाए और फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए दुआएं मांगी। उन्हें ऐसा लगा कि मानो दिविशा मम्मी के साथ खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। आर्यन और सगुन 2 साल बाद फिर से दिविशा से मिलने गए। इस बार उनकी गोद में एक सुंदर सी गुड़िया खुशी थी।